एसआई के कितने हैं? आरएस वाले, आरएस वाले सारे के सारे वही है क्या? वो स्कॉलरशिप वाले, बिना स्कॉलरशिप का भी है क्या कोई आरएस में? एसआई में बिना स्कॉलरशिप वाले, ठीक है। कैसे क्या चल रही है? कैसे क्या लग रही है क्लासे? शुरुआत यहीं से ही करते हैं। अच्छा, वो 2-3 तो हमारे नागौरी भाई बैठे हैं पहले से ही। कौन कौन है पुराने वाले? अच्छा, वो पीछे वाले 4 है। गज्जू भी है क्या उधर? अच्छा, आया नहीं। नागौर से कितने हैं? ठीक है, थोड़ी खुशी मिलती है संख्या देखकर। सभी को पता है सब्जेक्ट क्या है? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी है। सभी के मन में प्रश्न खड़े हो रहे होंगे कि सर ये तो बदलने वाली है, पढ़ के क्या करना है। लग रहा होगा आप सभी को, क्योंकि जादूगर है, कुछ भी जादू चला सकते हैं कभी भी। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो, ये मानकर चलो कि 2 साल तक कहीं बदलने वाली नहीं है। 2 या 3 साल तक ही मान लो आप, क्योंकि ये एक चुनावी दांवपेच है। आप सभी थोड़ा बहुत, अभी आपको इतना पता नहीं होगा, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको पता होगा। ये एक चुनावी माहौल, क्योंकि चुनाव आने वाले दिसंबर में, आप सभी को पता है। तो उस हिसाब से ये माहौल बनाया गया है, क्योंकि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। 1997 में राजस्थान का 32वां जिला बना था, और 33वां जिला कब बना था? 2008 में। कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ दोनों के बीच में? 11 साल। आवश्यकता भले ही थी, पहले भी थी आवश्यकता तो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में कितने टाइम लग गया? 11 साल बाद जाकर कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की सोची। और इस बार जादूगर ने कितने जिले बनाने की बोल ली? तो संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। इस वजह से राजस्थान ज्योग्राफी अभी वही पढ़नी है जो पहले पढ़ रहे थे, और जिन्होंने पढ़ रखी है उनको पता भी है। थोड़ा बहुत मैटर नया आता है, क्योंकि एसआई और आरएस के अकॉर्डिंग। अपन सिलेबस की भी बात करेंगे अभी, क्योंकि एसआई में कुछ एक दो चार टॉपिक है जो आरएस प्री से अलग है। बाकी लगभग वही सिलेबस है, वही क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम लगभग। ठीक है ना? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सिलेबस से पहले। एक तो अभी चर्चाओं में चल रहा है एक विषय, आप सभी को पता है कौन सा वाला चल रहा है? कटारा साहब चल रहे हैं चर्चाओं में। हाँ, तो एक तो क्या है कि दिल बैठा रहता है, कभी कभी बैठ जाता है कि आरपीएससी की, क्योंकि दोनों आरपीएससी वाले ही हो आप, एसआई वाले हो चाहे आरएस वाले हो, और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, सदस्य खुद ही मिल रहे हैं। अच्छा हुआ हमारे इंटरव्यू में वो नहीं थे, नहीं तो विश्वास उठ जाता। कौन कौन है जो मुझे नहीं जानते? कोई है ऐसा? धन्य है हम। 4-5 लोग हैं, ठीक है, कोई नहीं। एसआई का इंटरव्यू दिया इस बार मैंने। नाम तो इधर लिखा हुआ ही, विजेंद्र सिंह राठौड़। पुराने वाले स्टूडेंट जानते हैं, नीचे वाले बैच पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले कोर्स करवाता हूँ 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर, प्री प्लस मेंस दोनों। एसआई का बैच यहाँ पर पहली बार है, और एसआई के अंदर आप सभी को धीरे धीरे पता चल जाएगा। यूट्यूब से आप जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पर देख ही रहे होंगे श्रृंखला, वहाँ पर सारी की सारी जीरो से जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एसआई 2016 में फिजिकल में रह गए थे, पता नहीं था फिजिकल कैसा होता है, तो सोचे कि लास्ट के 25 दिन में कर लेंगे पूरा, तो फिर वो फिजिकल में ही रह गए। इस बार पहले से ही तैयार थे, तो इस बार पेपर भी अच्छा हुआ, फिर फिजिकल भी अच्छा हुआ, और इस बार इंटरव्यू भी अच्छा हुआ। नंबर देना उनके हाथ में, वो बाद की बात। आरपीएससी के इंटरव्यू तक अपन पहुंच सकते हैं आसानी से, उसके बाद का काम उनका है, आगे क्या करें। राजस्थान भूगोल की चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? क्या पढ़ना है? आप में से कितनों के पास में सिलेबस है, जो आरएस की तैयारी कर रहे हो या एसआई की, खुद का सिलेबस जिस भी भर्ती की तैयारी, और कितनों के पास नहीं है? कितनों के पास? कितनों के पास नहीं है? आप दोनों तरफ ही होंगे, हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो, एक तरफ तो करो, किधर हो? अभी से ही कंफ्यूजन इतना रहेगा तो फिर आगे का तो बहुत दिक्कत है। जब 27 सब्जेक्ट पढ़ोगे आरएस में, आरएस से हो एसआई से? हाँ, तो एसआई में भी बहुत माथापड़ी है। सेकंड पेपर में एवरेज 120 130 नंबर ही आते हैं, इसलिए पहले से पता रखो। देखो, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको नंबर लेकर आना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सिलेबस। वो आपके पास में होना चाहिए। भाई आप कहाँ से आए हो? फॉर एग्जाम्पल आप जयपुर से अजमेर आ रहे हो,
तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी बस में बैठना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, कहाँ उतरना है, कहाँ से टेम्पो पकड़ना है, वापस कहाँ उतरना है। ये सारी की सारी चीज़ें कौन बताता है? सिलेबस बताता है। अभी अब एक-एक क्वेश्चन गिना दूँगा मैं सिलेबस से कहाँ से कौन-सा पूछा जा रहा है। तो क्या पढ़ना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है? सिलेबस आता है, पहला ही पॉइंट। और ये लेकर रखना है। देखो कोई भी मास्टर आपको पागल बनाना चाहिए ना 2 मिनट में बना सकता है। बनाते भी है, मैं भी बना दूँ आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अगर ये आपके पास में है और इसके साथ-साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास में है, तो आप किसी भी टीचर को, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो सारे के सारे आपको ईज़ी लगेंगे फिर। क्योंकि आपको ये भी तो पता रहना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे आपके क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर आपका मतलब क्या है पढ़ने का? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सिलेबस है। ये तो रहना ही चाहिए अपने पास में, एनी टाइम रहना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए। आरएस मेंस का सिलेबस ही अपने आप में एक किताब है। तो उसको पढ़ोगे, उसको याद करोगे, पता चलेगा कौन से पेपर के अंदर कौन सी यूनिट है, कौन सी सब्जेक्ट है, क्या नहीं है। तो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो क्या पढ़ना है उसमें। दूसरी चीज़, वो आते हैं आपके नोट्स। राजस्थान भूगोल के अंदर आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले विश्वास दिला देता हूँ। थोड़े टाइम बाद में आपको खुद को पता भी चल जाएगा। जो पीछे बैठे हैं उनको पता भी है, वो 4-5 स्टूडेंट हैं, जो एलडीसी बैच में थे हमारे साथ पहले, कि नोट से बाहर कुछ जाता नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊँगा वो सफिशिएंट है। आप फिर भले ही पैनोरमा उठाओ, चाहे लक्ष्य उठाओ, वो आपकी इच्छा है। उठाओगे, पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और शुरुआत में ही मैं आपको कह देता हूँ, अगर 100 क्वेश्चन आपके कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आएँगे, तो अपने पढ़ाए हुए में से कितना मिल जाएगा? 95% मिल जाएगा। 5% के पीछे भागोगे, तो अपना समय बर्बाद करोगे। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं 100 में से 100% कर लूँ। भाई आरएस का हो चाहे एसआई का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप उसको 100% करने के चक्कर में 50% ही नहीं कर पाओगे। अगर आप एक सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहो, कई सारे ऐसे आपको आरएस सेलेक्टेड मिल जाएँगे। मैं खुद आपके सामने एसआई का हूँ, आगे रिजल्ट आएगा वो पता चलेगा। मैंने इंडिया हिस्ट्री में मिडाइवल और जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री होती है प्राचीन इंडिया हिस्ट्री में, वो मैंने पढ़ी भी नहीं थी। बिना पढ़े पेपर दिया था। कई सारे आपको आरएस सिलेक्टेड भी मिल जाते हैं। इस वजह से क्या पढ़ना है, इसमें तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट आता है, क्या छोड़ना है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ को छोड़ना है, ये आपको पता चल जाना चाहिए जैसे-जैसे आप तैयारी करते हैं। कोचिंग में आने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? किताबें आपके पास में ही है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला, आप खुद किताबें लाके पढ़ लो, पढ़ सकते हो तो। कोचिंग में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि कोचिंग में आपको रास्ता बताया जाता है। आपको ये तीसरा पॉइंट जो है ये बताया जाता है कि ये आपको छोड़ना है, ये आपका काम का नहीं है। राजस्थान भूगोल के अंदर लिखा हुआ है, पहला ही टॉपिक राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश। अब भू आकृतिक प्रदेश पर आप पीएचडी कर सकते हो, कितना भी पढ़ लो उसमें। आप सिकवाल में जाओगे तो सिकवाल ने 2 पेज में खत्म कर रखा है, हरिमोहन सक्सेना में जाओगे तो उसने 30-35 पेज में कर रखा है, और वही अगर आप पैनोरमा के अंदर लक्ष्य के अंदर जाओगे तो उसने 100 पेज भी कर रखे हैं। मैटर तो वही है, लेकिन पेज कितने सारे बढ़ा रहे हैं। और वही चीज़ अपन करेंगे 15-20 पेजों में, एग्ज़ाम के अंदर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये फिर विश्वास आपको रखना पड़ेगा। ठीक है? तो छोड़ना क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं आपको हर बार बताऊँगा, आपके दिमागों में जो भी सवाल उठेंगे, क्लास के बाद आप आराम से पूछ लेना, जैसे भी आपके क्वेश्चन हो, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन होंगे तो हम यहीं पे कर लेंगे। बाकी ज़्यादा अपने को इस प्रकार से नहीं जाना है कि जो अपने एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं हो और उसको अपन पढ़ते रहें। स्टूडेंट हमेशा गलत रास्ते पे तभी ही जाता है, जब वो ज्ञान उपयोगी चीज़ें पढ़ता है, परीक्षा उपयोगी नहीं पढ़ता है। आरएस बनने के चक्कर में वो ज्ञानी बन जाते हैं कि भाई हमें तो हर प्रकार का नॉलेज चाहिए, और फिर अंत में ये होता है कि उनके पास केवल नॉलेज ही होता है, किताबों के नाम याद होता है कि आपको अगर राजस्थान भूगोल पढ़ना है तो पैनोरमा पढ़ लो, हरिमोहन सक्सेना पढ़ लो, सिकवाल पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो 10 किताबें गिना देंगे आपको। लेकिन एक भी किताब का 100% नॉलेज उनके पास नहीं होता। इसलिए क्या चीज़ें छोड़नी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हैं, कैसे पढ़ना है? कोई भी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पकड़ कैसे बनाएँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कैसे पढ़ना है। आप अभी आपकी इंडिया ज्योग्राफी चल रही होगी, कर ले रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगी, राजस्थान ज्योग्राफी हो रही है। सभी के अंदर जहाँ पर भी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? मैप होता है। ये आपके पास में एनी टाइम रहना चाहिए। जैसे आप राजस्थान
ज्योग्राफी की अगर क्लास ले रहे हैं तो राजस्थान का मैप आपके पास में होना चाहिए। बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना संभव नहीं है, ये आप दिमाग में डाल लेना। 50 रुपए के 50 पेज देते हैं मैप वाले, यहाँ पे लेके भी आया होगा। इस प्रकार का एक मैप मिलेगा आपको दुकान पर, वो लेके आ जाना। हर सब्जेक्ट का सारा मिल जाएगा, आप चाहो तो वर्ल्ड का पूरा मिल जाएगा, एशिया का मिल जाएगा, अफ्रीका का मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का मिल जाएगा, भारत का मिल जाएगा। ये मैप एनी टाइम अपने साथ में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इसमें से आपको सपनों के अंदर ये सारे, अभी इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट पता है, फिर भी 50% संख्या नहीं है, जबकि क्वेश्चन तो पूरे राजस्थान में से ही आएंगे, पूरे मैप में से आएंगे। ये जब आपको सारा का सारा याद हो जाएगा ना, तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी ही नहीं, राजस्थान हिस्ट्री भी इजी लगेगी, राजस्थान कल्चर भी इजी लगेगी, राजस्थान पॉलिटी भी इजी लगेगी, इवन राजस्थान का करंट अफेयर्स भी आपको आसान लगेगा। क्योंकि आपको कोई बोलेगा कि जोधपुर के अंदर इस चीज का शिलान्यास हुआ है, तो आपके दिमाग में आएगा कि जोधपुर अच्छा पश्चिम की साइड है, वो दिमाग में ऑटोमेटिक फिर वो आंसर ढूंढ आता है। आपको बोलेगा कि इस बार जो है वो एक जहाज चलाई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो कि चंबल नदी पर चलेगी। अब आपके दिमाग में छोटा मोटा आएगा कि चंबल नदी पूर्व में रहती है, अच्छा इस तरफ है, तो वो क्वेश्चन आपको करंट में पूछेगा कि जहाज जो है वो कौन सी नदी पर चलाई थी, तो आपके दिमाग में चंबल नदी नहीं हो लेकिन पूर्वी राजस्थान भी है, तो आप तुक्का मार सकते हो। तो मैप जो है ये याद होना चाहिए, ये अपन कोशिश भी करेंगे आपको याद करवा देंगे, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं। दूसरा पॉइंट आता है कि कोई भी सब्जेक्ट के अंदर नंबर लाने का सिर्फ सबसे बड़ा एक ही मूल मंत्र है। देखो टीचर आपको कई सारे बोलेंगे कि समझना है, उस चीज को वैसे समझना है। आप आरएस के बड़े बड़े बैचों में जाते हो तो आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है। मेरा सीधा सा एक ही सिंपल पॉइंट है, आपको किस चीज को पढ़ना है, टू डे पॉइंट पढ़ना है। इसका मतलब एक ही आता है, क्या चीज आता है, जितना रटोगे उतने ही पाओगे, सीधी सी बात है। समझने की जो चीजें हैं वो क्या चीज है, मैप है। मैप को आप अच्छे से समझोगे, उससे आपका कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगी जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं हो, लेकिन फाइनली उस चीज को करना क्या पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। जब आप आरएस मेंस के आंसर राइटिंग करोगे तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम चीज जो है वो फैक्चुअल चीजें डालनी पड़ेगी। फैक्चुअल नहीं डालोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। फैक्चुअल डालने के लिए क्या याद होना चाहिए, आपको सारे फैक्ट याद होने चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन रटने के लिए मैंने बताया भी था एक बार, रटने के लिए आप 100 पेज को रटना आसान है कि 10 पेज को, 10 पेज को रटना आसान होता है। इसका नाम क्या है, बुक। ये है किताब या फिर नोट्स जो आपके पास में है, और ये क्या है, शॉर्ट नोट्स। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी चीज को याद करना है, या फिर इसका दूसरा शब्द ये भी ले लो, मैक्सिमम रिवीजन। अगर आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है तो क्या चीज बनानी होगी, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। कितने भी आप सिलेक्टेड को देख लेना, जो किस्मतों से लगते हैं, कैटेगरी से लगते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो टॉप 50 में, टॉप 100 में, टॉप 200 में रहते हैं, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, आप उनको पूछ लेना, उनके पूरे के पूरे शेड्यूल में एक चीज क्या रहेगी, शॉर्ट नोट्स रहते हैं। बिना शॉर्ट नोट्स के नंबर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाते अपन। भाई मैं आपको बता दूंगा कि राजस्थान की ये नदियां हैं, सारा का सारा मैंने आपको 50 पेज में खत्म करवा दिया मैटर, लेकिन आपको उसमें से छोटी छोटी चीजें याद नहीं हो रही है। उसको अगर आप एक ही पेज में लिख लोगे, और उसको अगर दिन में एक दिन ही देख लोगे, एक बार देख लोगे, तो 5-7 दिन के बाद में वो आपको पूरा पेज याद हो जाएगा। बाकी चीजें आपको याद है, वो पेज याद हो गया, टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, 2 चीजें आ गई। तीसरा पॉइंट आता है जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको क्या निकालने हैं, आपको एमसीक्यू निकालने हैं, जितने के जितने निकाल सको। चाहे वो ओल्ड क्वेश्चन हो, पुराने पूछे हुए, चाहे आरएस की कर रहे हो तो आरएस में, एसआई के अंदर, ये आप कोई सा भी एग्जाम मत छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ। एलडीसी का भी देखो, सारे के सारे जितने किताब आती है दिशा वगैरह, कोई भी लेके आ जाना। उसमें से जैसे मान लो अपन ने किया कि राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश, ये टॉपिक हो गया आपका। जैसे ही जाओ और घर से जो भी आपके पास में एमसीक्यू की किताब है, उसमें से 100, 150, 200 क्वेश्चन निकाल लो। सारा का सारा हो सकता है कि उसमें 100 क्वेश्चन है तो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से 90 मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पास में वो मेरे वाले नोट्स में से हो सकता है नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। तो उस 10 क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। फिर आपका शॉर्ट नोट्स क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी चीजें, मान लो आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैंने बताया कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहली बार पढ़े हैं, तो उनके जो आंसर है उसको किस में लिखो, शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ वही उसी के ही शॉर्ट नोट्स बनेंगे। इसका मतलब है कि आप जो भी, आप जहां से भी नॉलेज ले रहे हो, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो एसआई की या आरएस की, वहां से हो जाए, या फिर कोई क्वेश्चन आप निकाल रहे हो कोई किताब में से, वहां से हो जाए, वो सारी की सारी चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड होती रहनी चाहिए। तो यहाँ से क्या कर पाओगे, आप मैक्सिमम रिविजन कर पाओगे और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो।
ये एक ऐसा मैप आता है, वापस मैं यही कहूँगा, ऐसा मैप आता है, ये मैप ज़रूर हमेशा अपने साथ में रखना है। राजस्थान का मैप जब भी क्लास में आओ, क्योंकि पुराने वालों को इनको भी पता है, पीछे वालों को भी पता है, बिना मैप के कोई चीज़ होती नहीं है। अपनी शुरुआत ही मैप से ही होगी। राजस्थान का नामकरण से लेकर जब अपन सबसे लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, राजस्थान के अंदर जो एक प्रकार से पर्यटन वाला भी टॉपिक है, वहां तक भी अपने मैप ही काम में आएगा। तो अपनी शुरुआत जो होगी क्लास की वो मैपिंग से होगी। इसको अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद में। पहले अपन बात कर लेते हैं आरएस प्री के सिलेबस के ऊपर। आप सभी के पास में जो है वो सिलेबस होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा। और एसआई और आरएस वाले दोनों साथ में ही हैं यहाँ पर। और अभी तक सर ने कहा है कि जब तक सेपरेट करने की संख्या ना हो तब तक साथ में ही चलोगे आप। तो एसआई वालों को तो ये फायदा है कि उनको आरएस का नॉलेज साथ साथ में मिलता रहेगा, और आरएस वालों को ये फायदा है कि एसआई को वन डे एग्जाम है, एसआई का एग्जाम, तो उसके अंदर कौन सी ट्रिक बताई जाती है जिससे कि आप जो आपका आरएस प्री का एग्जाम होगा उसके अंदर मैक्सिमम नाम मार्क्स ला सकते हैं। आरएस बनने के लिए आरएस मेंस ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को पता होगा, सेमिनार में भी आपको बहुत बताया। आरएस प्री की कोई औकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है आरएस प्री का, मैं ये मानता हूँ। लेकिन फिर भी आरएस प्री में रह जाते हैं, वो अपनी रणनीति की वजह से रह जाते हैं। वो उन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिनका कोई मतलब नहीं हो, उन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं जहाँ से नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। आरएस प्री क्लियर करना है, मैथ करो, रीजनिंग करो, करंट अफेयर्स करो, आर्थिक समीक्षा करो, ज्योग्राफी कर लो, और नॉर्मल एक सब्जेक्ट कोई सी भी पकड़ लो, साइंस पकड़ लो, या फिर आप अगर बीए को हो तो हिस्ट्री वगैरह कल्चर ये पकड़ लो। आपको टोटल 150 क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको 68 क्वेश्चन यानी कि लगभग 90 नंबर ये लेके आ जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी भी भर्ती में नहीं रोक सकता। आज तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 84 गई थी पिछली बार। 90 नंबर बिल्कुल सेफ है आरएस प्री के लिए। तो प्री वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, आरएस वालों को उनके सिलेबस में एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है। 200 नंबर का पेपर होता है आपके आरएस प्री के अंदर, 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। सिलेबस इस प्रकार का है। अपन बात करेंगे केवल राजस्थान ज्योग्राफी के ऊपर। आपको ये चीज पता चल जाएगी यहाँ से कि सिलेबस और जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने मतलब कि काम के हैं। पहला ही पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक रहेगा। लेकिन इस टॉपिक तक पहुंचने में अपने को कितने दिन लगेंगे, 5 से 7 दिन लगेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका बेस क्लियर होगा। और उसे कहा जाता है राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से राजस्थान आया है। वहां से आरएस मेंस में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो जॉर्ज थॉमस हो, चाहे वो आपका कर्नल जेम्स टोड हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां से चाहे वो एसआई वाले हो, दोनों के काम में आ जाएगा। उसी में अपन बात करेंगे कि राजस्थान के नामकरण के बाद में राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में किस प्रकार से 7 संभाग बने, किस प्रकार से 33 जिले बने हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर राजस्थान का स्थिति और विस्तार, इस सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार से, कि राजस्थान से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कि राजस्थान के अंदर उत्तर से दक्षिण जमाने पर कौन कौन सी जिला मुख्यालय एक ही अक्षांश देशांतर पर है, टाइम वगैरह का एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर सूर्योदय इतनी बजे अगर धौलपुर में हो रहा है तो वहां पर कितनी बजे होगा, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो वहां से क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो वो अपन देखेंगे। उसके बाद में अपना पहला टॉपिक होगा प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश मुख्य रूप से राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है, जो तिवाड़ी और सक्सेना का वर्गीकरण आता है, उसी के आधार पर अपन इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान नाम सुना होगा, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश या अरावली पर्वतमाला का भी नाम सुना होगा, पूर्वी मैदान नाम सुना होगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, ये भी नाम आपने सुना होगा। ये 4 बड़े बड़े क्या है राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश है। उनकी विशेषताओं का मतलब है, जैसे कि इस बार आरएस मेंस के अंदर 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, हाड़ौती प्रदेश की विशेषताएं लिखिए। और वो आरएस मेंस के अंदर कहां से पूछा गया था क्वेश्चन, यहीं से ही पूछा गया, क्योंकि भौतिक विभाजन का वो चौथा पार्ट है हाड़ौती का पठार, और उसकी विशेषताएं पूछ ली। अब विशेषताओं के अंदर अभी मेंस के ऊपर भी बात करेंगे तब बताऊंगा। विशेषताओं का मतलब क्या है, उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी पहाड़ है, कौन कौन से पठार है, कौन कौन सी नदियां बहती है, वहां की मृदा कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां पर कैसी वनस्पति मिलती है, ये विशेषताएं होगी। अब मेंस का क्वेश्चन कैसे बना, इन्हीं चीजों से बना है डायरेक्टली, तो वो आपको वहां पर पता चल जाएगा। अगला आता है आपका जलवायु की विशेषताएं, यानी कि राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरएस प्री के अंदर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार आरएस 2021 के अंदर भी यहाँ से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा गया था। तो आप सभी को पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं से अगर पढ़ा है तो कोपेन का नाम आपने जरूर सुना होगा, और कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता भी है।
क्योंकि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वनडे एग्जाम के अंदर 101% पूछा ही पूछा जाता है। आरएस मेंस के अंदर अभी तक नहीं आया है, हो सकता है वहां पर भी आ जाए। तो राजस्थान की जलवायु के अंदर, राजस्थान के अंदर कोपेन के द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण, थार्नवेट का और त्रिवार्ता का, ये मुख्य रूप से जो जलवायु इसमें वर्गीकरण पढ़ते हैं वो अपन देखेंगे जब सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अगला पॉइंट आता है प्रमुख नदियां एवं झीलें। यहाँ पर साथ में देखो ये एसआई का सिलेबस भी है, इसको भी देख लेते हैं। ये एसआई का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी वही है, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर, जो आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसका मतलब यही है जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है यही है, दोनों के अंदर सेम टू सेम है एसआई और आरएस प्री का। दूसरा लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, इसको हिंदी में कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो प्रकृति से मिला हुआ है। अब इसमें जैसे देखो क्लाइमेट अलग से लिखा हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति अलग से लिखा हुआ है, वन अलग से लिखा हुआ है, वन एवं जो आपके वन्य जीव एवं जैव विविधता अलग से लिखा हुआ है। अब इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जो यहाँ पर बचा हुआ है, वो टॉपिक कौन सा आता है? प्रमुख नदियां एवं झीलें। ये टॉपिक किसमें जाएगा आपके? ये जाएगा इसमें। यानी कि एसआई वालों को इसमें डायरेक्टली कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको नदियां या फिर ये पढ़ना है झीलें, लेकिन वो जाएगा किस टॉपिक में? इस वाले में जाएगा। क्लाइमेट यहाँ पर एसआई में डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्लाइमेट यहाँ पर भी अपने पास लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक नहीं पढ़ने एसआई वालों को मैं बता दूंगा। अगला कौन सा लिखा हुआ है? प्राकृतिक वनस्पति और मृदा लिखा हुआ है, किसके अंदर? आरएस प्री के अंदर। और एसआई के अंदर देखिए यहाँ से आपको लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पति, ये प्राकृतिक वनस्पति आपके यहाँ पर आ गई, नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि क्या नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर? कहीं भी सोइल का टॉपिक आपके नहीं लिखा हुआ है एसआई के अंदर, लेकिन वो सोइल किस में जाएगा? इसमें जाएगा। भाई प्राकृतिक संसाधन ही तो है, मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नदियां क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के अंदर वो दोनों के दोनों टॉपिक आपके यहाँ से सेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको ये वाला भी पढ़ना है और यहाँ से ये वाला भी पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति आपके अलग से लिखा हुआ, यहाँ तक सेम टू सेम है तीनों के अंदर। अब पॉइंट आता है यहाँ से आपके प्रमुख फसलें, ये आपको एसआई के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर एसआई का सिलेबस है, इसको आप देख लेना आराम से। आपको कहीं पर भी कृषि का टॉपिक जो है वो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके राजस्थान की इकोनॉमी जुड़ी हुई है और वहां पर आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन बनता है। तो एसआई के अंदर वहां से पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर कितना, जैसे कि मान लो खाद्यान्न का उत्पादन है राजस्थान के अंदर, जैसे कि मान लो कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, क्योंकि वहां पर आपको ये चीजें पढ़नी होती है। तो वहां से पूछा जा सकता है कृषि का टॉपिक, लेकिन डायरेक्टली आपके सिलेबस में जो है ये पॉइंट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बाकी जो आरएस वाले हैं उनके लिए प्रमुख फसलों में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि फसलें भी लिखी हुई है, गेहूं है, मक्का है, जो है कपास है, गन्ना है, बाजरा, इनके अलावा कोई सी फसल भी नहीं पढ़नी है, फिर भी अपन देख लेंगे एक्स्ट्रा में। इनमें से पूछा जाता है जैसे कि कौन सी फसल ऐसी है जो रबी में होती है, कौन सी खरीफ में होती है, कौन सी ऐसी फसल है जिसके अंदर कौन सा रोग लगता है, कौन सी मृदा के अंदर कौन सी फसल होती है। जैसे मैक्सिमम टाइम एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाड़ौती की पठार के अंदर कौन सी फसल होती है। अब हाड़ौती की पठार की मृदा कैसी है? मध्यम काली प्रकार की है, और मध्यम काली प्रकार की मृदा में कौन सी फसल होती है? कपास या फिर सोयाबीन होती है। तो फिर वहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? कपास। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट कौन सा आता है आपका? प्रमुख उद्योग। ये प्रमुख उद्योग जो टॉपिक है ये आपके एसआई के अंदर भी डायरेक्टली लिखा हुआ है, आपके यहाँ पर आ जाता है ये रहा, मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये आपके डायरेक्टली लिखा हुआ है। इसमें आपको उद्योग पढ़ना है। पिछली बार आरएस के अंदर या फिर एसआई के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो यही थे। एक तरफ तो दिया हुआ रहता था जिले का नाम, और दूसरी तरफ क्या आता है? उद्योग का नाम। भीलवाड़ा है, जोधपुर है, कोटा है, जयपुर है, इधर लिख देंगे भाई पत्थर उद्योग है, कपड़ा है, रसायन है, इस प्रकार से लिख देंगे। मिलान करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है प्री के अंदर। कोई माथापुड़ी नहीं है इसमें, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। रटने वाला टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो रटने वाले हैं, मैं सीधा सा कहता हूं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे उसमें और समझा देंगे, अच्छे से आपको रटने की कोशिश करवा देंगे। अगला पॉइंट कौन सा आता है? प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण की तकनीकें, और ये आपके एसआई के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। यानी कि ये भी एसआई में क्या है? सेम टू सेम है। जो आरएस वाले पढ़ेंगे वहां पर वो एसआई वाले भी उसको देख लेना। तो ये आ जाता है यहाँ पर सेम। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में आप सभी को पता है गंगनहर है, आपके आईजीएनपी है, अन्य आपके जो भी है नर्मदा वाली है, या फिर पूर्वी राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईआरसीपी वगैरह वो इसमें पढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है वो एसआई के अंदर नहीं लिखा हुआ है। जल संरक्षण की तकनीक है जो आरएस प्री के अंदर पूछा जाता है, जैसे कि नाडी है, आपको पूछ लेते हैं, जोहड़ है, इनके अंदर से पूछा जाता है एक क्वेश्चन, और इसमें एक ही क्वेश्चन आता है। उसका टाइप यही होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संरक्षण की तकनीक नहीं है, या फिर कौन सी है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन इसमें आता है जो आपको ध्यान रखना है।
अगला टॉपिक आता है आपका जनसंख्या का। जब तक 2021 की जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक आपको कौन सी वाली पढ़नी है, 2011 वाली पढ़नी है। कोशिश करना उससे पहले पेपर हो जाए, फायदा है, नहीं तो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। और ये आपके डायरेक्टली किस में लिखा हुआ है, एसआई में भी लिखा हुआ है, यानी कि एसआई में भी क्या पढ़ना है, जनगणना 2011 पढ़नी है। और एज इट इज पॉइंट लिखा हुआ है पॉपुलेशन का। लेकिन एसआई आरएस प्री के अंदर थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक अलग से लिखा हुआ है, वो कौन सा है, प्रमुख जनजातियां। तो ये आरएस वालों को थोड़ा सा नया पढ़ना है। और इसमें से क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि राजस्थान के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल डामोर जनजाति कहाँ पर मिलती है, सेरिया कहाँ पर मिलती है, वो एरिया वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से मैक्सिमम। तो वो आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा, वहां पर देख लेंगे। अगला आता है खनिज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, चाहे एसआई का एग्जाम हो चाहे आरएस का एग्जाम हो। और खनिज का एज इट इज टॉपिक जो है वो आपके किस में है, एसआई के अंदर भी एज इट इज दिया हुआ है, सेम टू सेम। खनिज आप सभी को पता है 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक है कि अधात्विक है। कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पर मिलता है वो आपको मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन आता है खानों का, आप सभी को पता है। इस बार आरएस मेंस के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था, राजस्थान के अंदर प्रमुख जो है वो सीसा और जस्ता की जो खाने हैं उनका नाम लिखना था। तो वो सीधा सा नाम लिखना है पॉइंट लगा के, कोई इसमें ज्यादा इतना दिमाग वाला काम नहीं है। अगला आता है ऊर्जा संसाधन। देखिए ऊर्जा संसाधन जो है यह आपको एसआई के अंदर नहीं मिलेगा। वापिस ऊर्जा संसाधन आरएस के अंदर लिखा हुआ है डायरेक्टली परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और आरएस 2021 मेंस के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आया था 10 नंबर का। कितने नंबर का आया, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। सीधा यही लिखा हुआ था, राजस्थान के अंदर परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। 10 नंबर का क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे एसआई के अंदर कहीं पर भी आपको एनर्जी का टॉपिक नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एसआई के अंदर एनर्जी का टॉपिक कहां से पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा या फिर राजस्थान इकोनॉमिक्स। वहां से आपको क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ लेगा कि राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन कितना है, राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन कितना है, राजस्थान में जैसे कि बायोमास का उत्पादन कितना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां से, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो वो अपन कर लेंगे अच्छे से, वहां पर हो जाएगा। अगला आता है जैव विविधता एवं इनका संरक्षण। अभ्यारण्य वगैरह आपने पढ़े होंगे, राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़े होंगे, वो सारे के सारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण। और ये एसआई के अंदर भी लिखा हुआ ये रहा, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये टॉपिक क्या है, दोनों के अंदर कॉमन आ रखा है। फिर देख लीजिए अगला, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। ये किसमें है, केवल ये केवल और केवल आरएस प्री के अंदर है, एसआई में नहीं है। और पर्यटन स्थल का क्वेश्चन भी वैसा ही आता है जैसा उद्योग का आता है। एक तरफ तो देंगे पर्यटन स्थलों के नाम और दूसरी तरफ क्या दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम। जैसा अभी देख लेना, उसी प्रकार के क्वेश्चन आता है कि लालगढ़ कहां पर है, कि जूनागढ़ कहां पर है, कि मेहरानगढ़ कहां पर है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देंगे, मिलान करना है, आंसर ढूंढना है। ये आपके 3 टॉपिक क्या है, ऐसे हैं जो किसमें नहीं है, एसआई में नहीं है। देखिए एसआई और आरएस की जो भर्ती है ना वो साथ साथ चलती है, और साथ साथ चलती है, इसलिए आप चाहो ना तो दोनों की तैयारी साथ साथ में कर सकते हो। आप सभी को पता होगा क्योंकि मैंने आरएस प्री भी दिया था उस समय। अब दिक्कत ये होती है कि आरएस प्री और एसआई का एग्जाम दोनों लगभग पास में थे, सितंबर के महीने में थे। और आरएस मेंस का एग्जाम और एसआई के फिजिकल दोनों भी लगभग क्या थे, आसपास ही थे। इस वजह से दिक्कत हो गई थी मेरे लिए। तो आप सभी के सामने भी वैसी जो है वो दुविधा आ सकती है, क्योंकि आरएस प्री के अंदर भी मेरे 135 नंबर थे, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मेंस की तैयारी करता तो हो सकता था आगे पहुंच जाता बहुत अच्छी रैंक से भी। लेकिन एसआई में भी ठीक ठाक नंबर थे। एसआई में केवल ये होता है, आप सभी को प्रोसेस पता होगा, वैसे मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। पेपर देना है, पेपर में कितने नंबर आ गए हैं, फिजिकल में जाओगे, और पेपर के नंबर और फिजिकल के नंबर से कहां पर जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे। अगर आपके पास में पेपर में नंबर पहले से ही खराब है तो फिजिकल की करो ही मत, कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आपके पास में पेपर के अंदर कितने नंबर है, लगभग 300 नंबर भी अगर है, तो आप फिजिकल में भले कितने नंबर लेके आ जाओ, मिनिमम अगर 50 भी लाओगे तो 350 होंगे, कट ऑफ 350 इंटरव्यू की जाती नहीं है, तो वैसे ही आप क्लियर कर जाओगे। तो और पेपर में नंबर अगर आपके पास अच्छे हैं तो आप एसआई के लिए इसलिए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने खुद ने डिसाइड किया। एसआई जॉब कौन सी है, लेवल 11 की है, 4200 ग्रेड पे है, सेकंड ग्रेड की जॉब है। और आरएस के अंदर यही पोस्ट, जब आप मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आरएस के अंदर कितनी पद आ रहे हैं, भर्ती 1000 आ रहे हैं, यहां से आप कितनों में आ जाए, टॉप 300 में आए, तब आप किसके बराबर आओगे, लेवल 11 के बराबर आओगे। इस वजह से मैंने क्या चुना था, फिर ऐसा ही चुना था। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि लोगों लेवल 11 का मतलब है आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सर्विस मिलती है लेवल 11 के ऊपर, जो एक अधीनस्थ सेवा है, स्टेट सर्विस नहीं है आरएस के अंदर। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पर बढ़ते हैं प्रॉपर आरएस एसडीएम, सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं आरपीएस, और थर्ड के ऊपर क्या बढ़ते हैं, आरटीएस बढ़ते हैं।
जुगाड़ बहुत होता है इसमें, कमाई का साधन होते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन लोग इस वजह से आरटीएस के ज़्यादा जाते हैं। और 3 नंबर पर मैक्सिमम की आरटीएस रहती है, इसलिए आरटीएस आपको आरएस के थ्रू जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी टॉप 300 में जाओगे। यानी आरएस के अंदर टॉप 300 या टॉप 250 की जो पोस्ट है, वो पोस्ट किसके बराबर है? आपके एसआई के बराबर है। इसलिए भी आप थोड़ा सा वो दिमाग लगा सकते हो। इस वजह से उस समय ये हुआ कि नवंबर के अंदर ही आरएस प्री का रिजल्ट आया था, नवंबर के अंदर ही एसआई का रिजल्ट आया था, और फिर दोनों के अंदर ये हुआ कि फरवरी के अंदर आरएस मेंस होगा, फरवरी के अंदर एसआई फिजिकल होगा। फिर मैंने छोड़ा किसको? आरएस को। एसआई के लिए गए और फिर आरएस मेंस वाला हुआ था मार्च के अंदर, और एसआई का फिजिकल हो गया था 12 फरवरी को। तो फिर टाइम नहीं मिलता है। आरएस के लिए आपको कम से कम 4-5 महीने चाहिए अच्छे से तैयारी के लिए। लेकिन एसआई में तो क्या है, सुबह उठो, सुबह 2 घंटे दौड़ लो, 7-8 किलोमीटर, शाम को 2 घंटे दौड़ लो, काम हो जाएगा। तो एसआई का फिजिकल बहुत आसान है, इस वजह से वो कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे किसके ऊपर? आरएस प्री 2021 के ऊपर। अपने सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं, हो सकता है आपको आंसर भी आता हो। आप में से कौन इतने स्टूडेंट है जिन्होंने पहले आरएस दिया है 2018 या 21 वाला? दिया है क्या किसी ने आरएस वाला? आरएस मेंस दिया है किसी ने? आपने दोनों ने लिखा आरएस मेंस? एसआई वाला एग्जाम किस किस ने दिया है? कहाँ तक पहुंचे थे? फिजिकल दिया? इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था ना किसी का? ठीक है, फिर भी आपने पढ़ा होगा वैसे तो। नए स्टूडेंट कैसे कितने हैं यहाँ पर जो पहली बार राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि राजस्थान का उत्तर वाला जिला कौन सा है, दक्षिण वाला कौन सा? नहीं, ईमानदारी से बता दो, कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसी अकॉर्डिंग फिर मेहनत करूंगा ना, मुझे भी पता रहना चाहिए। 3-4 ही है मतलब, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन आए थे वो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस जिले के अंदर उप उष्ण पर्वतीय वन? आपको यहाँ से एक चीज पता चल रही होगी, किस चीज की? वन की। यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है आपके अकॉर्डिंग, अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो कहाँ से पूछा जा सकता है? यहाँ से, प्राकृतिक वनस्पति से। यहाँ से क्वेश्चन आया है अपने सामने एक तो। दूसरा क्या लिखा हुआ है? सौर ऊर्जा जो नीति है वह राजस्थान द्वारा कब घोषित की गई? वैसे ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को अगर डालना चाहो तो किस में डाल सकते हो? ऊर्जा संसाधन में। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र आपने पढ़े होंगे कहीं पर, अगर थोड़ा बहुत नाम सुना हो। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जहां पर सलमान खान ने हिरण को मार दिया था और वो अभी तक जेल जा रहा है, वो आखेट निषिद्ध क्षेत्र था। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र है एक, जो कि नागौर के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका किसमें? जैव विविधता संरक्षण के अंदर। यानी कि यहां से भी क्या पूछा गया अपने आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन देख लो कुछ और। देखो ये एक क्वेश्चन कॉमन है जो पर्यटन के अंदर आता है आपका, तो मैं आपको बता रहा हूँ जहां से आप नंबर आसानी से ला सकते हो आरएस प्री के अंदर। उसमें एक टॉपिक आता है आपका पर्यटन स्थल वाला, और इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक तरफ पर्यटन स्थल देगा, दूसरी तरफ क्या देगा? डिस्ट्रिक्ट या फिर स्थिति। डायरेक्ट आपको मिलान करना है कि लालगढ़ कहां पर है, त्रिपुरा सुंदरी कहां पर है, ये मिलान करना, सीधा आंसर देना है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में कहां से पूछा गया है? ये कहां से पूछा गया है? पर्यटन स्थल से। आपको पता चलेगा पर्यटन स्थल और मृदा, ये दो ऐसे टॉपिक है, और एक प्रमुख उद्योग, ये 3 ऐसे टॉपिक है जो केवल और केवल किसमें है? आरएस प्री में ही है, आरएस मेंस में नहीं है ये तीनों टॉपिक। और इनके ऊपर आप मेहनत कर लो आरएस प्री के लेवल के अकॉर्डिंग, बाकी में कर लो आरएस मेंस के अकॉर्डिंग, वो मैं आगे बताता रहूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखो, ऐसी कौन सी नदी है जिसकी विशेषता दी गई है कि कुंभलगढ़ किले के निकट से निकलती है, मेवाड़ के मैदान में बहती है? क्वेश्चन देख के पता चल रहा है किस टॉपिक का क्वेश्चन है? किसका है? नदियों का है, यानी कि प्रमुख जिले एवं नदियां, यहां से आपको क्वेश्चन मिल रखा है। इसी प्रकार से अगला देखो क्वेश्चन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। नाम से पता चल गया कहां से पूछा गया है? जलवायु के टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपको डायरेक्टली पूछा गया। इस क्वेश्चन में कईयों की गलतियां हुई थी, और इस क्वेश्चन को डिलीट करवाने के लिए हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन एकदम सही था। कहां से पूछा गया है ये? आपके जलवायु से। यहां से एक क्वेश्चन वापस आपको मिल गया। आपको देखने को ही मिलेगा, लास्ट में देखना भी, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लगभग आ गया है। इस वजह से आरएस प्री का कोई भी सिलेबस आप छोड़ नहीं सकते। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल किस में पड़ते हैं? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, यानी कि राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश, यानी कि पहला ही पहला टॉपिक आ गया ये तो पहला ही पहला टॉपिक से वापस एक और क्वेश्चन मिलता है आपको। यहाँ पर देखिए, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, इसमें से आ गया है, इसमें से आ गया, इसमें से आ गया, इसमें से आ गया। अभी देखते जाओ। अगला आपके क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात का एक क्वेश्चन आया था। लिंगानुपात से पता चलता होगा जनसंख्या का ये क्वेश्चन है। किस टॉपिक का है? जनसंख्या। ये क्वेश्चन डिलेट हुआ था वैसे बेसिकली, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक जो है वो कहां पर है, और दिक्कत ये थी कि ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? पाली का है। शहरी किसका है? टोंक का है। दोनों एक ऑप्शन में नहीं आ रहे थे, इस वजह से क्वेश्चन को फिर आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। लेकिन फिर भी अपने को पता चल गया कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। ये पूछा गया यहाँ से। देखिए वहां पर क्या था टॉपिक? लिंगानुपात। आपको फिक्स पढ़ना है। जनसंख्या के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर पढ़नी है, जनसंख्या का घनत्व पढ़ना है, साक्षरता पढ़नी है और लिंगानुपात करना। मेन फोकस इन चार पे रखना है। और यहाँ से क्या पूछा गया है? एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले के अंदर है? ये भी टॉपिक वापस कहां से आ गया है? अनुसूचित जनजाति। आपके उसमें लिखा हुआ है प्रमुख जनजातियां। क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में लिखा हुआ ना प्रमुख जनजातियां। देखो यहां पर ये रहा। तो उसने क्या कर लिया? इसको ही क्वेश्चन को किससे मिला दिया? जनसंख्या वाले टॉपिक से मिलाकर इस क्वेश्चन को पूछ लिया। यानी कि इसमें से ही कितने क्वेश्चन आ गए हैं? 2 क्वेश्चन आ गए, अगर वैसे देखना चाहो तो आप। तो जनसंख्या से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। अगला देखो, एक तरफ आपको दिए हुए डिस्ट्रिक्ट, दूसरी तरफ क्या दिए हुए है? उद्योग। उद्योग में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। पर्यटन में भी आपको मिलान वाला मिलेगा आरएस प्री में, और उद्योग में भी ऐसा ही मिलेगा। और डायरेक्टली आपको दिया हुआ, जैसे कि उदयपुर के अंदर क्या मिलता है, नागौर के अंदर जो है वो क्या मिलता है, भीलवाड़ा के अंदर क्या मिलता है, कोटा के अंदर क्या मिलता है, सीधा मिलान करना है। यानी कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? आपके उद्योग वाले टॉपिक से पूछा गया है। तो यानी कि उद्योग के अंदर भी एक क्वेश्चन आपके आ जाता है, ये रहा। और उद्योग का केवल प्री के अंदर ही टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखो वापिस। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ये नाम पढ़ के क्या लग रहा है कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? खनिज का है ये खनिज है फेल्सपार। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक फेल्सपार अजमेर में उत्पादित होता है। और सबसे ज्यादा खाने किसकी है राजस्थान में? किस खनिज की है? तो भी फेल्सपार है। ये मैग्नीज मिलता है तलवाड़ा लीलवाड़ा में। ये दोनों गलत है वैसे, इसके अंदर राइट आंसर यही था। तो क्वेश्चन कहां से आया है? खनिज वाले टॉपिक से आया है। तो आपके डायरेक्टली लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह रहा आपके सामने खनिज, धात्विक और अधात्विक। यहाँ से वापस क्या आ गया है? एक क्वेश्चन आ गया। आप देखना ऐसा कौन सा टॉपिक है जो छूटता है, सिलेबस का कौन सा टॉपिक है जो आरएस प्री के अंदर 2021 के अंदर छूटा है। अगला देखो, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक बेसिकली जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे कि जिसको अपन बोल सकते हैं सौर ऊर्जा, उसके ऊपर आधारित एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है गुजरात से पंजाब तक। उसके अंदर राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। यानी कि ये फिर भी आपको ये टॉपिक पढ़ के क्या लग रहा है कहां से क्वेश्चन आ सकता है? एनर्जी का क्वेश्चन है ये। यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपको ऊर्जा का टॉपिक दिया हुआ है, ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, यहीं से ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा का है। आर्थिक समीक्षा या करंट बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हो इसको, लेकिन फिर भी अपने टॉपिक के अंदर कवर हो रहा है तो वहां से अपन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जिला है मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण जिनको नहीं पता है, ये बेसिकली पर्यटन के अंदर आता है। और पर्यटन के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर मरु त्रिकोण पढ़ा जाता है, जिसके अंदर एक आता है बीकानेर, एक आता है जोधपुर, एक आता है जैसलमेर। इसको बोला जाता है मरु त्रिकोण। बाद में इसके अंदर जो है वह आपके एक और जिला शामिल कर दिया जिसको बोला जाता है बाड़मेर। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? वो बाड़मेर नहीं है, वो 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहां से पूछा गया वो अपना मकसद है जानना। तो वह कहां से आ गया है? पर्यटन का जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये रहा। यानी कि इसमें से कितने क्वेश्चन आ गए हैं? देखो एक लिखा हुआ है पर्यटन स्थल, एक लिखा हुआ है परिपथ। पर्यटन के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो स्थल होता है, भाई आपको डायरेक्टली पूछेगा कि मेहरानगढ़ कहां पर है, जोधपुर में है, पर्यटन स्थल है। एक आता है परिपथ, सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे सर्किट परिपथ बनाए जाते हैं जहां पर मान लो कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको घूमने जाना है पश्चिमी राजस्थान में, तो आपको बोल देंगे कि आप मरु त्रिकोण में जाके घूम लो। फिर मरु त्रिकोण का मतलब क्या हो गया? आपको जोधपुर लेके जाएंगे, वहां से बीकानेर लेके जाएंगे, फिर वहां से जैसलमेर लेके जाएंगे। ये क्या कहलाते हैं? आपके परिपथ कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो कहां से आया है? स्थल से आया। एक क्वेश्चन कहां से आया है? परिपथ से आया। राजस्थान में टोटल 10 परिपथ है। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, ये आपका पर्यटन का। अगला देख लो, परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। क्या लिखा हुआ है? सिंचाई परियोजना। यानी कि क्वेश्चन कहां से आया है? सिंचाई के टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। वापिस अगर इसमें देखेंगे आप तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपके यहाँ पर कवर हो जाता है, सिंचाई वाला, जहां से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं था, यहाँ से सिंचाई वाला। तो एक क्वेश्चन कहां से पूछ लिया है? प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए पुराने क्वेश्चन कैसे पढ़े, किस प्रकार से पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
राजस्थान का राज्य पुष्प कौन से वाले टॉपिक से आ सकता है? प्राकृतिक वनस्पति से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक वापस आ जाएगा आपके प्राकृतिक वनस्पति। यहां से दूसरा क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए, ठीक है। अभी तक देखो मृदा से क्वेश्चन नहीं आया, ये आपको पता रहना चाहिए कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये वापस देखो, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन से टॉपिक का है? वन का है। ये तो 2019 की, अपन लेटेस्ट पढ़ेंगे 2021 की, तो वो अपन देख लेंगे। 2023 की दिसंबर तक आएगी, तो वो भी बाद में आपको अपडेट कर देंगे। और उसके बाद में देख लो एक और, अंतर्राष्ट्रीय सौर वेधशाला। वैसे ये आपको भले कल्चर में पढ़ाते हो, लेकिन ये झील के अंदर भी पढ़ते हैं, तो आप झीलों वाले टॉपिक में भी इसको काउंट कर सकते हो। फतेह सागर के अंदर राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर वेधशाला स्थापित हुई, तो ये यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। एक तो वन वाला जो टॉपिक था, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपने, ये वाला प्राकृतिक वनस्पति, इसमें से सेट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है वो आपके झील के अंदर काउंट कर लीजिए, तो वहां पर होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। एक भी ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं है आरपीएससी ने कि जहां से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है। सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस और पुराने क्वेश्चन कि उस किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, ये नॉलेज में आपके होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले। तो यहाँ तक आप सभी को पता चल गया है कि आरएस प्री वाले जो है वो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस देखने के बाद में मैंने पूरा का पूरा एसआई का सिलेबस ढूंढ लिया था, क्योंकि हमारे भी आया था। एक टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है पशुधन, क्या बोलते हैं? ये सिलेबस में ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है और ना ही राजस्थान की इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अब आरएस प्री के बाद में आप अगला पेपर देखिए, यहाँ पर आपके सामने है, कौन सा है? एसआई वाले। 3 शिफ्ट में इस बार पेपर हुआ था, 13, 14 और 15 को। कोरोना था तो इस वजह से कर दिया था। ये कुछ देखो, यहाँ पर उद्योग का क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर देख लीजिए मोटा मोटा एक बार। उद्योग का इस प्रकार का क्वेश्चन आया है कि कौन सा जो है वो राजस्थान भारत सरकार का जो है उपक्रम नहीं है, तो श्री गंगानगर शुगर मिल है। इसी प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन पूछा है? सिंचाई परियोजना से क्वेश्चन आ रखा है। इसी प्रकार से आपके कहाँ से आया है? कौन सा वाला है ये? खनिज का, क्योंकि इसमें टंगस्टन है, आपके मैग्नीज है, तांबा है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। कुंभलगढ़ गोगुंदा पठार, पठार किस में आता है? वो आकृतिक प्रदेश में, यानी कि पहले ही जो आपका टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन आ रखा है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से आ गया है, तो यानी कि जलवायु वाला टॉपिक कवर हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का, इसको छोड़ दो। राजस्थान का राज्य वृक्ष है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति से ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एसआई के अंदर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये वाला टॉपिक भी बेसिकली आपके जो है इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, ये भी डायरेक्टली ज्योग्राफी से काउंट नहीं कर सकते। मुकुंदरा की पहाड़ियां, वो आकृतिक प्रदेश से ये क्वेश्चन आ रखा है आपके। इसी प्रकार से सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना वाला क्वेश्चन आ रखा है। इसी प्रकार से आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा खनिज का है, तो ये भी खनिज वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। गंगानगर शुगर मिल जो है ये आपके उद्योग वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है, इंडस्ट्री वाला जो आपको पूछा जाता है मैक्सिमम। देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें जो है वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? पशुधन का है। ये आपके सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अपन ऐसे रिस्क लेंगे ही नहीं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो। यहाँ पर देखो वापिस जनगणना 2011 पॉपुलेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया है। भार पारकर नस्ल वापिस किसका आ गया है? पशुधन का। ज्योग्राफी में कहीं लिखा हुआ नहीं है पशुधन डायरेक्टली, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा है। ये भी कहाँ से क्वेश्चन है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके जो है पशुधन के ही टॉपिक का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में, फिर भी पूछा गया है। ये बताने का एक ही मकसद है मेरा, आपको पता रहे कि ऐसा भी टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन सिलेबस में लिखा नहीं गया। छप्पन का मैदान, भू आकृतिक प्रदेश अपन पढ़ते हैं, माही नदी, प्रतापगढ़, आपके प्रतापगढ़ और जो आपके बांसवाड़ा है उसके बीच। अगला देखिए, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी? ग्रेनाइट सिटी एक प्रकार से आप इसको काउंट कर सकते हैं, खनिज वाले टॉपिक के अंदर ले सकते हैं। ग्रेनाइट वाले में वहां पे अपन ये चीजें पढ़ते हैं कि कौन सा कहां पर है। वापिस देखिए संरक्षित क्षेत्र आ गया है, वही आपके जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, उस वाले टॉपिक से पूछा गया है। वापिस जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन आ रखा है। इसी प्रकार से चंबल नदी पर बने हुए जो बांध है, यानी कि प्राकृतिक जो अपन ने संसाधन देखा था, क्योंकि आपके नदी का टॉपिक कहीं लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में, इसका मतलब उसने क्वेश्चन कहां से पूछा है? जो आपके नेचुरल रिसोर्स लिखे हुए थे ऑफ राजस्थान, वहां से ये क्वेश्चन आया है नदियों का। इसका मतलब आपको क्या करना है? नदियां पढ़नी है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा वैसे। उसके बाद में कौन कौन से जिलों में पेट्रोलियम वाला, तो ये आप खनिज में काउंट कर सकते हो। ऑयल बेसिन पढ़ेंगे राजस्थान के 4 प्रमुख। अकल कास्ट जीवाश्म पार्क, ये आपको जैव विविधता वाले में आप काउंट कर सकते हो, तो वहां पर आपके आ जाएगा। ये सेम वही रणनीति काम में आएगी जो एसआई वालों के भी एज इट इज है, क्योंकि
आरएस प्री की रणनीति हो चाहे एसआई की, दोनों की सेम सेम ही है, एक जैसी, क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है और वहां पर क्वेश्चन 100 होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 150 होते हैं। पहले आरएस की बात कर लेते हैं, एसआई वाले देख लेना थोड़ा सा। 150 क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं? 200 नंबर के आते हैं। और कट ऑफ लगभग कितनी जाती है? 84, या फिर अपन मान लेते हैं बिल्कुल सेफ जोन, वो कितना मान सकते हैं? 90 क्वेश्चन। लगभग कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 67 पॉइंट होते हैं, 68 मान लीजिए। ये आपके लिए 100% सेफ जोन है। और प्रारंभिक परीक्षा की एक ही रणनीति यही है कि सेफ जोन के अंदर किस किस प्रकार से जा सकते हैं। एक वीडियो मैंने डाला था कल का, ये आ रखा है, पेपर सेकंड जो एसआई का है उसके अंदर क्या रणनीति हो, और उसमें मैंने एक सीक्वेंस लिखा है सब्जेक्ट का आपके सामने कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस सब्जेक्ट को देना है 1 नंबर पर, फिर दूसरे पर किसको देना है, तीसरे पर किसको देना है। इसी प्रकार से आप आरएस में भी बांट सकते हो। आरएस के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन कहां से आते हैं? करंट अफेयर्स से आते हैं, आर्थिक समीक्षा से आते हैं, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसको देनी है। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका? मैथ रीजनिंग आती है, उसको प्राथमिकता देना, वहां पर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। उसी प्रकार से आपके आगे चलते हैं, तो जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल राजस्थान ज्योग्राफी भी आने वाले टाइम में ऐसी हो जाएगी कि बहुत शानदार हो जाएगी, यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। और अपना मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि आरएस प्री के अंदर जो आपको ज्यादा नंबर दे रही है इजी वे के अंदर, उन सब्जेक्ट को पढ़ो, सेफ जोन में जाओ और प्री क्लियर कर लो। ज्यादा प्री के अंदर इसलिए दिमाग आपको नहीं लगाना है। दूसरी चीज, आरएस प्री के अंदर या फिर प्राइमरी आप कह लें आरएस प्री, उसके अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको फैक्चुअल बेस पूछे जाते हैं। और अगेन इसमें वही चीज आएगी कि आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं ताकि रिवीजन आसानी से हो जाए, मैक्सिमम रिवीजन करना है। और प्लस के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर साथ साथ में आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे आपको मान लो फर्स्ट टॉपिक हो गया है वो आकृतिक प्रदेश, वो होते ही घर पे जाना है और पीछे से क्वेश्चन उठा के देख लेना है, कोई सी भी किताब ले लेना है, वहां से हो गया। दूसरा टॉपिक हुआ, फिर क्वेश्चन निकाल लेना है। क्वेश्चन निकालने के बाद में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, जो हमने मैटर पढ़ा है वहां से क्वेश्चन हो रहा है। कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिक ही पेपर सही होने लग जाएंगे। समझ गए बात को? कभी भी कोई भी पेपर जो है वो छोड़ना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी भर्ती कोई भी आ रही हो जिसको आप भर सकते हो फॉर्म, मेरा यही कहना है आपको वो फॉर्म भरना है, भले आप उस चीज की तैयारी करो या नहीं करो। चाहे एलडीसी का है, चाहे लेबर साइंस वाला है तो लेबर असिस्टेंट का है, चाहे कोई सा भी पेपर है, पेपर देने जाना चाहिए। मैंने जीवन में 30 से प्लस पेपर दिए हैं और पेपर देने से आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। एग्जाम हॉल का प्रेशर पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग, जो आपकी सब्जेक्ट है उस चीज का पता चलता है। ये कई सारे एलडीसी के पेपर दे रहे थे लेकिन इन्होंने वन पाल वन रक्षक का भी दिया था, तो लड़कों को ये पता चला कि हाँ यार हमारी जो सब्जेक्ट है वो हमारी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप आरएस के अंदर मान लो कि मेंस के अंदर पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश, लेकिन एलडीसी का पेपर देके आओगे या फिर आरएस वाले अगर एसआई का भी देके आएंगे तो सेकंड पेपर तो एज इट इज ही है आपका, सेम टू सेम, आपको वहां से भी पता चलेगा। तो पेपर जितने ज्यादा हो वैसे देने चाहिए, जिससे आपको बोर्ड की जो मानसिकता है वो पता चलती है कि बोर्ड की क्या मानसिकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, आजकल पैटर्न क्या चल रहा है। आरएस की भर्ती तो 3 साल में पूरी होती है, 3 साल पहले आपने क्या पढ़ा था आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप वर्तमान के अगर पेपर देते रहेंगे तो आपको मानसिकता पता चलेगी कि अभी बोर्ड की क्या प्राथमिकता चल रही है, किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ज्योग्राफी चेंज 2 साल तक नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वहां पर अपने से भी बूढ़े बैठे हैं, वहां पर अपने से जवान नहीं है बोर्ड के अंदर, पेपर बनाने वाले अपने से भी बूढ़े हैं। अपन जो किताबें पढ़ रहे हैं ये उनके जमाने में नहीं हुआ करती थी, उनके जमाने में जो किताबें थी वो और भी पुरानी थी। तो वो पेपर बनाएंगे तो ये तो मान के चलो कि वो लेटेस्ट नहीं बनाएंगे, वो पेपर बनाएंगे अपने जमाने के अकॉर्डिंग। तो जब तक वो अपडेट होंगे ना तब तक अपनी भर्ती निकल जाएगी 2 साल 2.5 साल के अंदर। तो इस वजह से अपने को यही करना है कि जो पुराना वाला पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो करना है, वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है उसको नजर में रखना है और आगे बढ़ना है। यही आपके प्री की सीधी सी रणनीति आती है। फिर आता है अपन आरएस मेंस के ऊपर। देखो यहाँ से अपनी जो रणनीति रहेगी वो यही रहेगी, क्योंकि मैं 2 ही मेहनत नहीं करवाऊंगा आपको, 2 बार मेहनत नहीं करवाऊंगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको आरएस प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक है जो केवल आरएस मेंस के अंदर है, 2 टॉपिक है ऐसे जो केवल और केवल आरएस मेंस में है, आरएस प्री में नहीं है। 3 ऐसे टॉपिक है जो केवल आरएस प्री में है, आरएस मेंस में नहीं है। तो पहले तो अपन वो टॉपिक करेंगे जो एसआई और आरएस के अंदर कॉमन है। समझ गए बात को? जिससे क्या हो जाएगा, एसआई वाले क्लियर हो जाएगा। फिर वो टॉपिक करेंगे जो केवल आरएस प्री के अंदर है, एसआई में नहीं है, वो टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन लास्ट में क्या करेंगे, जो केवल आरएस मेंस में है। लेकिन अपन जब चलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा टॉपिक जो आरएस प्री में भी है, आरएस मेंस में भी है, लेकिन उसको अपन करेंगे किस अकॉर्डिंग, आरएस प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे।
आप अगर ये चाहते हो कि भाई केवल पहले आरएस प्री का करवा दो, अक्टूबर में नवंबर में पेपर हो जाएगा, फिर आप अभी कर लोगे तो फिर आपको 4-5 महीने का टाइम मिलेगा, फिर वापस ज्योग्राफी पूरी की पूरी वापस पढ़नी पड़ेगी। इसलिए नीचे वाले बैच में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, आपको भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। साथ साथ में प्री का भी काम होता रहेगा। जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा, आपका एक वीकली टेस्ट चलेगा, और जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा, आपको 10 से 15 जो है वो आरएस मेंस के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। आरएस मेंस के आप पर्सनली चेक करवा देना, और टेस्ट जो है वो आप सभी का साथ में ही होगा, चाहे एसआई वाले हो चाहे आरएस वाले हो। समझ गए बात को? तो अपन जो है पहला टॉपिक भी करेंगे तो वो मेंस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आरएस मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। पेपर सारे के सारे कितने कितने नंबर के हैं? 200-200 नंबर के हैं। 2 दिन में 4 पेपर होते हैं, ये आपको सर ने और अच्छे से बता दिया होगा। पेपर नंबर 2 जो है उसके अंदर अपनी सब्जेक्ट आती है। पेपर नंबर 2 के अंदर अपनी सब्जेक्ट आती है, पेपर नंबर 2 की यूनिट 3 के अंदर आती है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके? राजस्थान ज्योग्राफी। 3 के अंदर ज्योग्राफी आती है पूरी पूरी, जिसमें वर्ल्ड है, इंडिया है और राजस्थान है। यहाँ पर आपके राजस्थान का जो सिलेबस है वो आपके सामने दिखाया गया है। पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? प्रमुख भौतिक भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। यानी कि क्या हो गया, एज इट इज सेम टू सेम है। यानी कि ये टॉपिक किसमें है? प्री प्लस मेंस दोनों के अंदर है सेम टू सेम। प्रमुख नदियां एवं जिले, ये भी किस किस में है? प्री और मेंस दोनों के अंदर है। क्लाइमेट, ये उसमें था कि नहीं था? प्री प्लस मेंस दोनों में है। प्रमुख वनस्पति का प्रकार जो है ये भी किस में है? दोनों के अंदर है। कृषि का टॉपिक देखो, यहां पर लिखा हुआ है प्रमुख फसलें, वहां पर लिखा हुआ था प्रमुख फसलें और 4-5 फसलों के नाम लिखे हुए थे बस। यहां पर लिखा हुआ है कृषि। अब कृषि लिख दिया ना तो फिर वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। केवल फसलें लिखे हुए हैं तो उसमें और कृषि के अंदर रात दिन का अंतर है, क्योंकि कृषि के अंदर आपको फिर कृषि जलवायु प्रदेश भी पढ़ने होते हैं। आपको वर्तमान के अंदर जो है कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है कृषि क्षेत्र में, वो भी आपको पढ़नी है, क्योंकि इसमें स्पेशली लिखा हुआ उनका उत्पादन एवं वितरण। तो आपको ये भी उसमें पढ़ना होगा कि कौन कौन सी मंडियां हैं वर्तमान में, कौन कौन से जैसे आरएसएमबी जैसी संस्थाएं हैं जो आपके कृषि क्षेत्र में काम कर रही है। तो यहाँ से कृषि का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अपडेट हो जाता है, बाकी कृषि है दोनों में ही, आप ऐसे देख सकते हैं। धात्विक एवं अधात्विक खनिज, खनिज का टॉपिक है ये। खनिज का टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों में ही आ जाएगा, यानी कि ये भी दोनों का ही टॉपिक है। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, ये भी दोनों के अंदर ही है, प्री में भी है और मेंस में भी आता है। जनसांख्यिकी विशेषताएं, यानी कि ये जनगणना का टॉपिक है, और प्रमुख जनजाति है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और वहां पे भी लिखा हुआ है। यानी कि टॉपिक जो है वो एज इट इज है, बिल्कुल सेम टू सेम है प्री और मेंस के अंदर। वन्य जीव एवं जैव विविधता, चुनौतियां एवं संरक्षण, वहां पे भी यही लिखा हुआ है एज इट इज, वन्य जीव एवं जैव विविधता, ये भी दोनों के अंदर आता है। अब यहाँ से 2 टॉपिक जो है वह आपके केवल और केवल किसमें है? मेंस में है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक कौन सा है? यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर संकल्पना राजस्थान में संभावनाएं। पिछली बार यहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आया था? 10 नंबर का क्वेश्चन आया। पिछली बार ही ये टॉपिक जुड़ा था, 2018 में नहीं था, 21 में जुड़ा था। यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, ये भी केवल किस में है? मेंस में। यहाँ पर एक कौन सा नहीं है? कौन सा टॉपिक नहीं है यहाँ पर? एक तो मृदा का नहीं है, एक कौन सा नहीं है? उद्योग वाला नहीं है, और एक कौन सा नहीं है? पर्यटन का नहीं है। ये 3 टॉपिक आपके किस में है? केवल आरएस प्री में है। बाकी ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो केवल आरएस मेंस में, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस क्या है? दोनों में कॉमन है। एसआई वाले भी अपना सिलेबस उठा लेना, वहां से देख लेना एक बार और ढंग से। देखिए पहला क्वेश्चन जो आरएस मेंस के अंदर पूछा गया था वो कौन सा है? जस्ता उत्पादन के क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। टॉपिक कौन सा है? ये खनिज का टॉपिक है। ये क्वेश्चन आया था आपके 2 नंबरों में। आप सभी को पता होगा आरएस के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का आता है कितने शब्दों में? पता होना चाहिए, थोड़ा पैटर्न देख लेना। 15 शब्दों के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो 5 नंबर के अंदर 50 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं, और 10 नंबर के अंदर 100 शब्द के आते हैं। पहले 150 के हुआ करते थे 2012 में, फिर 18 से इसको 100 कर दिया गया। तो ये आया था 2 नंबर के अंदर, और कितने शब्द के अंदर? 15 शब्द में। राजस्थान के जस्ता उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करना है। अब आरएस मेंस के अंदर बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपना ज्ञान फैलते हैं, सीधी सी बात है। जस्ता होता क्या है पहले तो वो बताएंगे, फिर साइंस उसमें डालेंगे कि इसको जेडन से भी लिखा जाता है, इसे जिंक भी कहा जाता है, और इतने में कितने पेज भर देंगे? 2 लाइनें भर देंगे। गिनी चुनी लाइनें मिलती है आपको, कितनी लाइनें? 4 ही तो लाइनें दे रहा है अगला, 2 लाइनें तो इसमें भर दी। अब काम की चीज क्या है? वो पूछना क्या चाह रहा है? क्षेत्र पूछना चाह रहा है, और फिर वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 नाम यहाँ पर आएंगे, फिर बच गई। फिर एग्जामिनर भी डायरेक्ट यही देखता है, तो फिर वो यही से कट कर देता है, दिमाग लगाता नहीं इतना। इसलिए
2 नंबर के क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है सीधी की सीधी वही लिखनी है, फालतू की कोई भी रामायण, कोई भी महाभारत, कोई भी कथा वाचन नहीं करना है। क्षेत्र पूछ रहा है, 1 नंबर लगा के नाम लिखना है, 2 नंबर लगा के, 3 नंबर लगा के, 4 नंबर। आधा 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 आधा, 4 जगह आधा कितना हो गए? 2 नंबर, 2 में से 2 नंबर। अगर आप डायरेक्टली सही नाम लिखोगे तो सीधा का सीधा खान का नाम, मोटा से मोटा एक बीच में डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कितने नंबर में था? कितने शब्दों का था? 50 का। टॉपिक का नाम क्या है? सॉरी, क्वेश्चन का क्या पूछना चाह रहा है? हाड़ौती के पठार की भौतिक विशेषताएं। अब 5 और 10 नंबर के अंदर ज्योग्राफी, चाहे इंडिया की हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वर्ल्ड हो, आपको क्या बनाना कंपलसरी हो जाता है? अगर मैप नहीं बनाओगे ना तो आपको आधा 1 नंबर वो काटेगा, भले आप कितना ही अच्छा लिख लो। अब हाड़ौती का पठार लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको हाड़ौती का पठार टूटा फूटा जैसा भी आपको आए वो बना दीजिए, यहाँ पर दिखा दीजिए, बूंदी है, कोटा है, बारा है, झालावाड़, छोटा मोटा बना दीजिए, ताकि उसको क्या है कि मजा आ जाए कि भाई हाँ बच्चे ने अच्छा किया। इतना सा एक कॉलम बना के इधर बना दो। हाड़ौती की पठार की भौतिक विशेषताओं में क्या क्या लिखना है? पहली चीज, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है, किस एरिया में आता है? दक्षिण पूर्व में आता है, अभी देख लेंगे। और उस दूसरे नंबर पर आपको इसमें लिखना है सारी की सारी विशेषताएं, जैसे यहाँ पर जलवायु कैसी है, यहाँ पर वनस्पति प्रदेश कौन सा आता है, यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन सी झीलें हैं, ये इसके अंदर आपको क्या लिखना है? भौतिक विशेषताएं लिखनी है, ना कि सांस्कृतिक विशेषताएं। ये ना हो कि आपको लिख दो कि यहाँ पर गागरोन का किला है, वो बहुत फेमस है, यहाँ पर जो है वो ये वाला जो है वो चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको भौतिक विशेषताएं लिखनी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना भी है, वो मांग रहा क्या है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा टू द पॉइंट जो है वो इसके अंदर आप पॉइंट लगाकर लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर देखें। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिजों के वितरण जो है उसकी आपको क्या करना है? संक्षेप में विवेचना करनी है। ये कितने में आया था? ये 5 नंबर में था, 50 शब्दों का क्वेश्चन आया था। आप सभी को पता है कि खनिज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपको देखो RS मेंस का सिलेबस देखो एक बार, इसमें एक चीज लिखी हुई है डायरेक्टली, क्या लिखा हुआ है? धात्विक एवं अधात्विक खनिज। और क्वेश्चन भी क्या पूछना चाह रहा है? डायरेक्टली धात्विक खनिज। इस बार क्या आ सकता है अगर आएगा तो? अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज ऐसा खनिज जिसके अंदर धातु के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर साइंस के होंगे कोई, जिसको पीटते हैं तो फैलती है, करंट उसमें से निकल जाए, इस प्रकार के क्या होती है? धातुएं होती है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना था? धात्विक खनिजों के वितरण। तो फिर आपको धात्विक खनिज कौन कौन से है? तांबा कहाँ कहाँ पर मिलता है, लोहा कहाँ कहाँ पर मिलता है, सीसा जस्ता चांदी कहाँ कहाँ पर मिलती है, टंगस्टन कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये चीजें आपको लिखनी थी इस क्वेश्चन में। तो टू द पॉइंट आप इसमें भी जा सकते हैं, इसमें मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अगर बना सको तो बना देना। अगला आता है, राजस्थान के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का जो है वो विवरण दीजिए। कितने नंबर में आया था? 10 नंबर में आया था। कितने शब्दों का आया था? 100 शब्दों का ये क्वेश्चन पूछा गया था। गैर परंपरागत ऊर्जा का लिखा हुआ है सिलेबस में, आपके 2 लाइनें लिखी हुई है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा जो है उसकी बात कर रहा है, संसाधनों की। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन किसका पूछा गया है? गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, जो परंपरा में चले हुए आ रहे हैं। जैसे कि हम जल विद्युत लंबे समय से उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि हम तापीय ऊर्जा लंबे समय से उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन गैर परंपरागत जो अभी अभी चले हैं, मतलब कि 20, 25, 30 सालों के अंदर ही चले हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा अब शुरू हुई है, अपने दादाजी के टाइम नहीं थी सौर ऊर्जा, ना पवन ऊर्जा थी, ना बायोमास ऊर्जा थी। तो ये क्या है? आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण दीजिए। फिर इसके अंदर आपको लिखना होगा कि राजस्थान के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा ये है, इनके स्रोत ये है, सरकार के द्वारा जो है ये संस्थाएं बनाकर इसका जो है वो आपको उत्पादन किया जा रहा है। लास्ट के अंदर मान के चलिए, लास्ट के अंदर अगर आप आर्थिक समीक्षा की 2 लाइनें भी लिख देंगे कि राजस्थान के अंदर इतना ऊर्जा उत्पादन दिसंबर 2022 तक है, इतनी पवन ऊर्जा है, इतनी बायोमास है, इतनी आपकी जो है वो सौर ऊर्जा है गैर परंपरागत में, नंबर 2 नंबर ज्यादा ही देगा आपको। करंट अगर आप डाल देते हैं तो वहां से आपको नंबर ज्यादा ही मिलता है। अगला आता है, भू धरोहर स्थल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, राजस्थान में इसकी जो संभावना है वो लिखिए। जो टॉपिक था उसी टॉपिक को एज इट इज छाप दिया है यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनर को इसमें से क्वेश्चन मिला ही नहीं। सीधा सा ये लिखा हुआ है, राजस्थान के अंदर भू धरोहर स्थल की संकल्पनाएं और राजस्थान के अंदर इसकी संभावना। केवल मेंस का टॉपिक है, 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, एज इट इज है। 2 पेज का इसमें मैटर आता है, क्योंकि मैटर इसमें मिलता ही नहीं है, पिछली बार ही इसको जोड़ा गया था। राजस्थान के अंदर कितनी ऐसी साइट्स है जो कि भू धरोहर की दृष्टि से जो है वह इंपॉर्टेंट है। ये भी कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था? 10 नंबर में था, 100 शब्दों का क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर का यहाँ से आ गया है, 10 नंबर का यहाँ से आ गया है 20,
5 नंबर का यहाँ से आया है, 5 का यहाँ से आया है, 30 और 2 नंबर का यहाँ से आया है। यानी कि आरएस मेंस के अंदर कितने नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं आपके? कितने नंबर के आ गए हैं? 32 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। पेपर सेकंड कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। यानी कि 200 में से 32 नंबर की आरएस मेंस में कौन आती है? राजस्थान ज्योग्राफी आती है। प्री की चीज समझ में आ गई आपको, मेंस की चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, वो सारी की सारी चीजें आ गई। अब फाइनल अपनी बात क्या आती है वापिस? देखो एसआई वालों के लिए तो इतनी दिक्कत नहीं है, आरएस वालों के लिए थोड़ा सा चरण मुश्किल है। एसआई वालों के लिए सेकंड चरण बहुत आसान है, फिजिकल क्लियर करना अगर आपके पास पेपर में नंबर अच्छे है तो। आरएस के लिए मेन चरण ही कौन सा होता है? दूसरा चरण ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको आरएस मेंस की तैयारी करनी है, मेंस के लिए बहुत माथापच्ची होती है। इसलिए मुख्य परीक्षा की रणनीति आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आरएस मेंस जो है उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज यही आती है कि आरएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो संगत है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ ही जो लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। आरएस मेंस की तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, 10 से 15% ऑटोमेटिक ही बढ़ सकती है अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो। आपको सबसे पहला काम क्या करना है इसके अंदर? सेल्फ जो है आरएस आंसर राइटिंग, मेंस के आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूं, सेल्फ जो तैयारी है इससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 2 लोग हैं, आप 3 लोग हैं, ज्यादा से अच्छा ग्रुप होता है 3 लोगों का। 3 लोगों का एक बढ़िया से ग्रुप बनाओ। टीचर जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आंसर में क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, रोज क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जितना अपन टॉपिक पढ़ेंगे। जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उन क्वेश्चनों को तो आप अपने स्तर पर लिख ही रहे हो, वो तो मुझे चेक ही करा रहे हो। उनके अलावा भी जैसे मान लो 3 अगर दोस्त लोग हैं तो तीनों के तीनों 3 क्वेश्चन लिखो, एक दूसरे को वितरित करो, तीनों लिखो, तीनों आपस में उसको चेक करो, कमियां ढूंढो उसके अंदर क्या सुधार हो सकता है। ये जब आपकी आदत पड़ जाएगी, रोज अगर 1 घंटा ऐसा करोगे तो आपके ऑटोमेटिक ही मेंस आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आरएस मेंस के अंदर भी शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, क्योंकि फैक्चुअल चीजें डालने के लिए आपके पास में शॉर्ट के अंदर टू द पॉइंट चीजें होनी चाहिए। तो वो आप उठाकर कहां से डाल सकते हैं? आरएस मेंस के अंदर जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर फैक्चुअल चीजें जो है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ज्योग्राफी के अंदर अगर मेंस की बात करें तो किस चीज की बात करनी है? मैप की जरूर करनी है। अगर आप ज्योग्राफी का 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि उसमें मैप डालना ही है, कैसे ना कैसे डालो। आप कल्चर में भी अगर राजस्थान का मैप डालते हो, जैसे मान लो राजस्थान के अंदर आपको पूछ लिया कि प्रमुख जनजातियों की नृत्य लिखिए, एक तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि भाई ये जनजाति, इसके ये नृत्य है, ये जनजाति ये नृत्य। इसको अगर आप थोड़ा सा अगर मैप से दर्शा दोगे और अगर ऐसा आप बता दोगे कि भाई ये आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर सेरिया जनजाति है, यहाँ पर ये दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पर सिरोही है, गरासी आ गई, यहाँ पर भील आ गई, इधर मीणा आ गई, और फिर अगर आप वो लिखोगे तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। तो ज्योग्राफी के अंदर आप अगर मैप डालने की आदत पटक लोगे तो आपकी मेंस की तैयारी जो है वो और अच्छे से हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रहता है ये सभी के, क्या है? कोर्स कितने टाइम में होगा? कोर्स 2 से 2.5 महीने के अंदर आपके हो जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि आपका जो सिलेबस है वो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलें और अच्छे से उसको करवा दें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। अब कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो पूछ लीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि पढ़ाया तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बताते बहुत कम है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें से सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोई भी क्लास स्टार्ट करता हूँ पहले यही बताता हूँ, चाहे एलडीसी का बैच हो तब भी मैं यही बताता हूँ। एलडीसी वालों को कुछ नहीं करना है, सीधा तुक्के मारने, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उनको यही बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। बच्चों की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि उनको पता ही नहीं होता है पढ़ना कैसे है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जितनी की जितनी चीज़ें आपको बताई है ये सारी की सारी आप रख लेना है। देखो मेरा यही कहना है कि जो कोर्स आपका पूरा का पूरा है वो मैं समय पे हो जाएगा, प्लस जो अपने नोट्स रहेंगे वो सफिशियंट है। फिर भी आपका मन नहीं मांग रहा है तो आप हरिमोहन सक्सेना लेके आ जाना, हिंदी ग्रंथ अकादमी आती है, ऑथेंटिक किताब ही पढ़ना, मैं यही कहूँगा आपको। क्योंकि ऐसा हो सकता है कई बच्चों की प्रवृत्ति भी होती है, टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं, फिर वो घर पे जाते हैं, फिर 2-3 किताबें उठाते हैं, इस वाली किताब में अच्छा सर ने पढ़ाया वो सारे के सारे इसमें से मिल रहे हैं, दूसरी उठाओ। ऐसी किताब उठाओ जिसमें से सर ने पढ़ाया वो नहीं मिल रहा है, दूसरे दिन जाके वही चीज पूछनी है कि सर ये वाली चीज आपने नहीं पढ़ाई। वो आदत, देखो स्टूडेंट की कईयों की ऐसी आदत होती है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक क्वेश्चन को ऐसे ढूंढने के अंदर अपना रोज आधा 1 घंटा खराब कर देंगे कि सर को फंसाना है कल इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये क्वेश्चन कैसे आया, जबकि उसको ये नहीं पता कि वही आधा घंटा अगर जो चीज सर ने पढ़ाई अगर वो वापस जाके पढ़ लेता ना तो आगे उसके पार पड़ जाती। तो आपकी प्रवृत्ति जो है वो ऑटोमेटिक ही जो है वो, वैसे तो मैं ढाल ही दूंगा क्योंकि एलडीसी वालों को इनको पता है
लेकिन फिर भी अपनी कोशिश यही करनी है कि जो पढ़ा रहा हूँ उसको जाके घर पे पढ़ना है। दूसरी चीज़ों आपको अतिरिक्त टाइम मिलता है तो फिर आप किताब देखिए, बाकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किताब देखने की भी। इनके नोट्स भी देख लेना तो भी आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें वाक़ई में बहुत शानदार है और बहुत सफिशिएंट है। समझ रहे हो बात को? तो कल से अपन शुरू करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। पहली क्लास ही कल रखेंगे, मैपिंग की रखेंगे। आपको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, वो याद करवाने की कोशिश की जाएगी। और फिलहाल इतना ही रखते हैं। मैं सोचा कि थोड़ा और टाइम हो जाएगा तो कर लेंगे। चलो एक बार मैप देख ही लेते हैं। जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? एक इस प्रकार का मैप आता है, वो लेके आना है ना। थोड़े से पैसे खर्च कर दिया करो काम की चीज़ों पर। रिचार्ज अगर खत्म हो जाए तो बोले कि 1 जीबी का नहीं 2 जीबी का करना है। 199 वाला नहीं 239 वाला करना है। तो वो जो पैसे आप अतिरिक्त खर्च कर रहे हो वो इधर कीजिए। स्टूडेंट लाइफ के अंदर एजुकेशन के ऊपर किया गया खर्च जो है वो आपके बहुत काम आएगा। और एजुकेशन आपसे कोई लाखों रुपए नहीं मांगती है, केवल 5-10 हज़ार, मैक्सिमम 15,000। आप किताबें लाओगे, मोटी-मोटी किताबें जैसे लक्ष्मीकांत जैसी है वो 500 रुपए की आती है। बाकी तो अपनी किताबें भी 100-150 की आ जाती है बेचारी। तो खर्चा जो करना है ना वो पढ़ाई पे कीजिए अभी। घर वाले अगर पैसे दे रहे हैं ना तो उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं सिटी में आते हैं, गाँव वाले तो घर वाले से पैसे भेजते हैं, इधर बढ़िया से उड़ा देते हैं। उस चीज़ को यूज़ में लेना है। उसको यूज़ में नहीं लोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। पता ही नहीं चलेगा 2 साल 3 साल कैसे निकल जाएँगे। ऐज कैसे निकलती है पता ही नहीं चलता है। इसलिए समय पर चेत जाओगे ना तो फ़ायदा है। और खुद मरोगे ना तो ही स्वर्ग मिलेगा। ये तो शाश्वत सत्य है। खुद नहीं मरोगे, दूसरों के मरने से उसको पूछना जाओगे कि भाई स्वर्ग कैसा होता है, क्या होता है, तो कुछ नहीं बताएगा। तो खुद मरोगे ना तो ही स्वर्ग मिलेगा। तो मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम पढ़ा देंगे, आप 10 दिन बाद में आके बोलोगे कि सर हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँ भाई नंबर नहीं आ रहे? जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो नंबर कहाँ से आएँगे? आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो फिर नंबर कहाँ से आएँगे? इसलिए टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं चाहे कोई सा भी टीचर पढ़ा रहा है। पिछली बार निचले वाले बैच में एक टीचर आए थे, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। थोड़ी-सी एक समस्या ये थी कि वो इंग्लिश मीडियम से थे तो उनकी प्रायोरिटी इंग्लिश को होती है, जैसे अपनी हिंदी और मारवाड़ी को होती है। अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है मेरी और सेकंड मारवाड़ी है। इंग्लिश तो 10वें 12वें पर आती है। तो इस हिसाब से वो बच्चे क्या है कि उनका इस प्रकार से कर रहे हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा है। जबकि उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो टीचर समझाना क्या चाह रहा है। वो बच्चों की मानसिकता हो गई, वो माइंड में सेट ही हो गया कि यार नहीं, इनसे तो पढ़ना ही नहीं है। आप कोशिश तो करो एक बार, उस चीज़ को घर पे जाके पढ़ो, टेस्ट दो, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वाक़ई में। समझ रहे हो बात को? ये कौन-सी दिशा है? नहीं आए तो पूछ लेना। ये कौन-सी दिशा है? शुरुआत यहीं से होती है। किसी भी मैप के अंदर अगर आप सामने देख रहे हो तो आपके ऊपर वाली दिशा कौन-सी होती है? उत्तर होती है, नीचे की वाली कौन-सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। और राइट हैंड की तरफ कौन-सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। और उल्टे हाथ की तरफ कौन-सी होती है? पश्चिम दिशा होती है। आज सूर्य ग्रहण भी था, 12:30 खत्म भी हो गया है। अच्छा हुआ आप क्लास में थे, सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लगा था। तो सुबह वाला तो इतना नहीं था, अभी बीच वाला थोड़ा-सा तगड़ा था। तो अच्छा हुआ क्लास के अंदर ही थे, कोई किरणें वगैरह नहीं गिरी। ये वाली कौन-सी दिशा है? ये वाली कौन-सी दिशा है? नागौर तो है, वो तो मुझे दिख रहा है। दिशा कौन-सी है? नागौर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिशा ही नहीं है। कौन-सी दिशा है ये? ये मध्य है। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है और मध्य। मैं बोलूँगा मध्य राजस्थान। इसका मतलब आपका दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए? नागौर के इर्द-गिर्द जाना चाहिए। मैं बोलूँगा उत्तरी राजस्थान, तो आपका दिमाग श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आस-पास जाना चाहिए। मैं बोलूँगा दक्षिणी राजस्थान, आपका दिमाग वागड़ की तरफ जाना चाहिए। मैं बोलूँगा पूर्वी राजस्थान, आपका दिमाग भरतपुर, अलवर की तरफ, धौलपुर की तरफ जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको पता रहना चाहिए। अब ये वाली दिशा कौन-सी है? ये वाली दिशा कौन-सी है? उत्तर दिशा। ये वाली दिशा कौन-सी है? पूर्व दिशा। तो इन दोनों के बीच में कौन-सी दिशा आ जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। देखो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। मैं इस प्रकार से ही पढ़ाता हूँ हमेशा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है उत्तर दिशा कौन-सी है, दक्षिण। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, 0 लेवल से पढ़ाता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ आपको कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ से ही पढ़ाते-पढ़ाते ऐसी चीज़ें पढ़ा दूँगा मैं किसी दिन, फिर आपको पूछूँगा ना तो वही चीज़ें आपको आएगी नहीं। तो अभी थोड़ी देर बाद में देख लेना। ये वाली दिशा कौन-सी है?
ये कौन सी है? उत्तर है। ये कौन सी है? पश्चिम है। दोनों के बीच में कौन सी दिशा बनेगी? उत्तर पश्चिम दिशा। ये दिशा कौन सी होगी? ये कौन सी है? दक्षिण है। ये कौन सी है? तो दोनों के बीच में कौन सी दिशा बनेगी? दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कौन सी है? पूर्व है। ये कौन सी है? तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी बनेगी? दक्षिण। ये हाड़ौती प्रदेश है। कौन सा है? तो कौन सी दिशा में हुआ? ये राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर हुआ। सॉरी, हाँ, दक्षिण पूर्व। ये कौन सा जिला है आपका? हाँ, बालोतरा बन जाएगा थोड़े टाइम में। बाड़मेर जिला है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम के अंदर है। ये वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व के अंदर है। अब मैं आपको कहता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस दिशा में है? जिनको नहीं पता होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस प्रकार से ऐसे ऐसे बहती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर आ ये चीजें आएगी आपके धीरे धीरे जब आप आंसर राइटिंग करोगे। देखो मेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है दिशा ही। शुरुआत ही आपको वही से ही करनी है। आरएस 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था शेखावाटी प्रदेश, केवल इतना सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 15 शब्दों के अंदर पूछा था शेखावाटी प्रदेश। अब आप सभी को पता है शेखावाटी प्रदेश कौन सा है? यह वाला है। अब इसमें शुरुआत जो अगर आप करना चाहो ना तो वो यहीं से ही करोगे। राजस्थान के कौन सी दिशा में? तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम चूरू झुंझुनू सीकर का वह क्षेत्र जो कि उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान तथा अरावली के पश्चिम में आता है। ये एक लाइन खत्म। फिर यहां से स्टार्ट होगी उसकी विशेषताएं। यहां पर कांतली एक प्रमुख नदी है, ठीक है। यहां पर मुख्य रूप से जो है वह रेत के धोरे मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। तो ये आपके दिशाएं जो है वो हो जाती है, ये काम में आएगी। कल मैप लेके आओगे तब और समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट याद है राजस्थान के? हाथ खड़े करो। अब आगे आके कौन भर सकता है? ऐसा कौन है? याद है तो फिर दिक्कत क्या है? भर सकते हो। आओ आओ आगे आओ। मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको भरना है ताकि सभी को याद होता रहे साथ साथ। आपको क्या करना है? केवल जैसे कि मान लो कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नागौर है, तो केवल एन ही लिखना है, ठीक है ना, ताकि इन सबको याद आए। देखो अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले उत्तरी राजस्थान से। राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। और राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। और बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो सबसे पहले ये भरेंगे श्री गंगानगर जिला। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है, सबसे उत्तरी जिला है। नीचे वाले बैच में एक श्री गंगानगर का स्टूडेंट था, मैं गंगानगर बोलता था तो वो बोलता था श्री गंगानगर। आप बैठ जाओ, छोड़ो, मैं भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कौन सा है आपका? श्री गंगानगर। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इनको छोड़ो, सबसे उत्तरी है। उसी के पास में कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। कैसा नजर आ रहा है? ये थोड़ा सा खींचा हुआ है, बाकी ये नजर कैसा आता है? इस प्रकार का आता है। ये कौन सा अक्षर है? एल। तो एल की जैसे कौन सा दिख रहा है आपको? हनुमानगढ़ दिख रहा है। ये कौन सा जिला है? चूरू जिला है। ये कौन सा जिला है? बीकानेर जिला है। तो बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से आगे हैं? बीकानेर है, चूरू है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। समझ में आ गया यहां तक? अब आगे चलो वापिस। ये वाला कौन सा जिला है? जोधपुर जिला है। ये जोधपुर जिला जो है, ये मोर दिख रहा है, ये मुझे तो नजर नहीं आ रहा लेकिन बोर्ड को नजर आता है, ये मोर की जैसे। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के किस जिले की आकृति मयूराकार है? कौन सा है? जोधपुर है। जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 6 जिले। एक तो कौन हो गया? जोधपुर। जैसे यहाँ पर ये संभाग मुख्यालय है वैसे यही संभाग मुख्यालय। दूसरा कौन सा आ गया? जैसलमेर आ गया है, सप्त बहुभुजाकार। बोर्ड को कैसा नजर आता है? सप्त बहुभुजाकार। अगला कौन सा है? बाड़मेर है। इस बार जोधपुर को तोड़ देंगे तो मोर उड़ जाएगा। अब वो मोर की जगह पर क्या बनाएंगे वो बाद की बात है। तो अभी तक तो ये मोर है, याद रख लेना। ये कौन सा जिला है? जालोर है। ये जालोर नहीं है, ये वहल मछली है। क्या है? वहल मछली है। ये बोर्ड को वहल मछली नजर आती है। ये कौन सा है? सिरोही है।
इसमें कुछ नजर नहीं आता है। ये कौन सा है? राजसमंद कौन बोला? ये पाली है। पहले समझ लो आराम से, फिर बाद में मैं पूछ लूंगा। कितने जिले हो गए हैं? 6 जिले हो गए। ये कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? समझ में आ गया? अब आगे चलो। आगे ये वाला जिला कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये बोर्ड को क्या नजर आता है? ऑस्ट्रेलिया नजर आता है। इसको बोला जाता है उदयपुर, और ये एक संभाग मुख्यालय है। उदयपुर के दक्षिण में चलते हैं तो कौन सा आता है? डूंगरपुर आता है। और डूंगरपुर के पूर्व में जाते हैं तो कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। ये डूंगरपुर वही है जहाँ के कटारा साहब है। बांसवाड़ा आता है। उसके ऊपर जाते हैं तो कौन सा आता है? प्रतापगढ़। उसके ऊपर जाते हैं तो ये चित्तौड़गढ़ में जो इधर वाला हिस्सा है, ये घोड़े की नाल की जैसे, इल्ली की जैसा दिखाई देता है। बोर्ड को थोड़ा सा याद रख लेना। ये वाला कौन सा है? राजसमंद है। तिलक की जैसे दिख रहा होगा आपको, तिलक लगाते हैं वैसे। तो ये कैसा है? तिलक जैसा है। ये कैसा है? घोड़े की नाल की जैसा है। ये कैसा है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। यानी कि उदयपुर संभाग में कौन कौन से आ जाते हैं? बोलो दे गए। उदयपुर खुद आ गया है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग कौन सा है? उदयपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? और सबसे पश्चिमी? जैसलमेर। अगला आ जाओ। ये वाला कौन सा संभाग है? सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोटा डिस्ट्रिक्ट। इसको बोलते हैं कोटा। कोटा देखो, इधर भी मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है और इधर भी बनाता है। ये दोनों साइड बनाता है। ये कोटा एक संभाग मुख्यालय है। कोटा के अंदर 4 जिले आते हैं। पहला कौन सा है? बूंदी है। दूसरा कोटा खुद हो गया। तीसरा कौन सा है? झालावाड़ है। और चौथा कौन सा है? बारां है। ये 4 जिले किस में आ जाते हैं? कोटा संभाग में आ जाते हैं। बहुत आसानी से याद होता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। राजस्थान का दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। और राजस्थान का सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला है, जिसकी सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है। ये वाला जिला कौन सा है? जहां पर आप बैठे हो वही है। ये त्रिभुज की जैसे आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, ऐसा त्रिभुजाकार है। तो इसकी आकृति जो है वो बोर्ड त्रिभुजाकार पूछता है। इसमें देखो, यहाँ पर एक जगह है। इस जगह पर एक जगह नजर आ रही होगी आपको छोटी सी। इसके यहाँ पर ये राजसमंद है। यहाँ तक अगर आप इसको देखोगे ढंग से तो यहाँ तक राजसमंद है। ये यहाँ पर इतनी सी जगह है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखो, चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर ये भीलवाड़ा वाला हिस्सा है, ये वाला। और यहाँ पर ये वापिस हिस्सा नजर आ रहा है। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनका जो क्षेत्र है वो उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर है। एक तो कौन सा है? अजमेर जिला है, जिसका यहाँ पर टोटगढ़, रावड़ी वाला हिस्सा है। और एक कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, जिसका ये वाला हिस्सा भैंसरोडगढ़ वाला आता है। ऊपर माल का पठार पड़ते हैं यहाँ पर। यहाँ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, एक अजमेर है और एक चित्तौड़गढ़ है। और राजसमंद राजस्थान का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसी कोई जगह राजसमंद है नहीं। राजसमंद एक झील है। राजनगर जो है वो राजसमंद का क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जो छोटे मोटे पूछ लेते हैं। अब अजमेर में आ जाओ। सबसे पहले तो कौन सा आता है? राजस्थान का हृदय नागौर आता है। दूसरा, अजमेर के नीचे कौन आता है? भीलवाड़ा आता है। और अजमेर के पूर्व में कौन आता है? टोंक आता है। जैसे ये त्रिभुज नजर आता है वैसे ही ये आयत नजर आता है, और वैसे ही यह पतंग नजर आती है बोर्ड को। ठीक है ना। तो अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हो जाते हैं? अजमेर है, नागौर है, भीलवाड़ा है और टोंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला संभाग देखिए, ये कौन सा है आपका डिस्ट्रिक्ट? जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं जयपुर संभाग में? सबसे पहला कौन सा आ जाता है? सीकर है। इसको नजर देखेंगे अगर आप तो कैसा नजर आ रहा है? आधे चांद की जैसे, करवा चौथ का चांद नजर आ रहा है। अर्ध चंद्राकार आपको कौन दिखाई दे रहा है? सीकर दिखाई दे रहा है। और उसकी गोदी में कौन बैठा है? झुंझुनू बैठा है। समझ गए? 2 हो गए। उसके बाद में एक जिला कौन सा आ रहा है आपका? अलवर नजर आ रहा है। और अलवर के नीचे एक कौन सा आ रहा है? दौसा नजर आ रहा है। दौसा को तो ऐसे लग रहा है कि इसके बस एक तार बांधने की जरूरत है और यहाँ से सीधी क्या छोड़ सकते हैं? तीर छोड़ सकते हैं। तो ये बोर्ड को कैसा नजर आता है? धनुष के समान नजर आता है। कैसा आता है? धनुष के समान। कोई गांव में अगर रहे हो बच्चे तो एक छाजला आता है जिसको सूप बोलते हैं।
देखा होगा कई वो साफ आप करते हैं गेहूं वगैरह। तो इसकी दो आकृति आती है, एक कैसी आती है सूप के समान, छाजला जिसको बोलते हैं, या फिर आपके कैसी आती है धनुष के समान। तो दो प्रकार की जो है वो आकृति दौसा की आती है। तो जयपुर संभाग में कौन कौन से आ जाते हैं, जयपुर खुद आ गया, टिक्कर आ गया, झुंझुनू आ गया, अलवर आ गया और दौसा आ जाता है। इसके बाद में आगे चलो, अगला संभाग राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग, ये जिला कौन सा है, भरतपुर जिला है। इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ऐसे लगेगा कि गिलेरी बैठी हुई है थोड़ी सी, तो ये गिलेरी के समान बैठी हुई, गिलेरी के समान इसकी आकृति पूछी जाती है। ये वाला जिला कौन सा है, धौलपुर है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। उसके नीचे कौन सा आता है, करौली आता है। ये थोड़ा सा बतख के जैसे नजर आता है बोर्ड को, मुझे तो नहीं आ रहा है, मुझे तो मेंढक भी लग रहा है थोड़ा बहुत। और ये कौन सा आता है, सवाई माधोपुर आता है। तो चार जिले कौन कौन से आ जाते हैं आपके, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर। ये चार जिले किस में आ जाते हैं, भरतपुर संभाग में। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग कौन सा है, भरतपुर संभाग है, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर जिला आ जाता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में संभाग कितने हो गए, गिनो देखे कौन कौन से हैं। बीकानेर आ गया, सबसे पहले पड़ा था, फिर जोधपुर पड़ा था, उसके बाद में उदयपुर पड़ा, उसके बाद में कोटा पड़ा था, फिर अजमेर पड़ा, फिर जयपुर और लास्ट में भरतपुर। और 33 के आ गए हैं राजस्थान के जिले आ गए हैं। ये संख्या नहीं बदलेगी, आप घबराना मत, 33 जिले आ जाते हैं। तो अब डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आपको याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से 33। चार तो किसमें है, बीकानेर में कितने हैं, देखो बीकानेर में कितने हैं, 4, जोधपुर में कितने हैं, 6, उदयपुर में कितने हैं, 6, कोटा में कितने हैं, 4, जयपुर में कितने हैं, और भरतपुर में, इनको जोड़ लेना 33 हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए, इसको 10 बार भरना घर पे जाके वापस। ये डिस्ट्रिक्ट याद कर लोगे ना तो हर टॉपिक इजी लगेगा आपको। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में है, कहां पर है, किससे सीमा बना रहा है। जैसे मैं बोल दूं कि नागौर किस किस के साथ सीमा बना रहा है, तो वो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि नागौर के ऊपर सीकर है, इधर चूरू आ जाता है, थोड़ा सा बीकानेर है, इधर जोधपुर है, इधर पाली है, इधर अजमेर है, इधर जयपुर है। थोड़ा दिमाग में रहेगा ना, इसको बार बार भरोगे ना तो याद हो जाएगा। यहाँ पर ये आवश्यकता नहीं थी आपको बताने की, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो नॉलेज लेके आए हैं, लेकिन फिर भी इसको बताने का एक ही मकसद ये है कि सारे टॉपिक आपके इजी वे में हो जाए। अगर ये मैप आपको याद हो जाएगा ना तो आसानी से आप सारे टॉपिक कर सकते हो। कल एक बार अपन वापस यहीं से ही शुरू करेंगे, मैप से ही, और फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें राजस्थान के नामकरण की बात करेंगे। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं आपकी, कल अपन फिर से मिलेंगे इसी समय इसी जगह।